हेलो, गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस जिसका अपकमिंग एग्ज़ाम 26 मई को है, चौथे दिन। आज से आप कह लो आपका एग्ज़ाम है, चौथे दिन बाद। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करा चुका हूँ और जो टॉपिक रह रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से मैं पूरा करा ही रहा हूँ। और इस संडे को ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है ये आनी थी, किसी कारणवश है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं संडे को क्लास नहीं ले पाया था। बट ये जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस भी आपको करा दूँ ताकि एग्ज़ाम में आप कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, और इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है जो कि मैं आज शाम या कल सुबह तक आपको पढ़ा दूंगा। पढ़ के जाइएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर पूछे जाएंगे और बहुत सिंपल है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट थ्योरी आएगी, एक आध न्यूमेरिकल आएगा, वो सब बता दूंगा, एक ही उसमें आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आधा घंटा आप दीजिएगा, पर हाँ आधा घंटा ये वाला सच में ही आधा घंटा होगा मैक्सिमम। ठीक है, ये नहीं कि आधा घंटा बोल के मेरा 1.5 घंटे का क्लास जा रहा है, ये नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में इसको निपटा दूँ, क्योंकि समय भी कम है, आपको पढ़ना भी है, रिविजन भी आपने किया होगा, काफ़ी बच्चे शुरू से जुड़े होंगे, उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी यहाँ पे हो रही होगी। ठीक है, और बाकी टेस्ट सीरीज जो लगा रहे हैं लगाते रहिए, क्वेश्चन जो भी डाउट बनता है आप उसको डाल दीजिए अपने ग्रुप में, और आपको जब भी मेरे को जब भी फ्री टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट जरूर लूँगा। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे इस बात से बिल्कुल श्योर होंगे कि मैं डाउट हमेशा आपके लेता हूँ, जब भी फ्री होता है आपके डाउट जरूर बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स MCl4 2- है ना। मैं एक बार अपनी आवाज़ चेक कर लूँ, एक बार 1 मिनट दीजिएगा बस। ठीक है, साउंड चेक, ठीक है, ओके, डन, ऑल डन। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ क्लास। तो कह रहा है फॉर ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स MCl4 2- द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.83 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पे ऑब्जर्व डाटा दिया रहता है और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे आपका जो चुंबकीय क्षण है इसकी वैल्यू 3.83 दी है, तो जो ये 3 है ना डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड वाली टर्म है, यही हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। कैसे होती है अभी जरा देख लेते हैं। पहली बात, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है और उससे आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है ना, चुंबकीय क्षण निकालना है, तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। ठीक है जी, जहां पे n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, कितने आपके पास है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने बताया जैसे फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास 1 है तो उसकी वैल्यू लगभग 1.732 आती है। तो देखो ये 1 जो है ना, यही कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है। ऐसे ही n बराबर यदि 2 है तो लगभग ये वैल्यू 2.83 समथिंग आ जाएगी। n बराबर 3 है तो लगभग ये वैल्यू 3.83 या 84 समथिंग आ जाएगी। n बराबर 4 है तो लगभग ये 4.89 बराबर आ जाती है। n बराबर 5 है तो लगभग ये 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, bm है। व्हाट इज bm? bm इज द बोहर मैग्नेट्रॉन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है जो आपको ऑब्जर्व यूनिट दी है, एक्सपेरिमेंटल दी है। अगर ऑब्जर्व दी है, जनरली ऑब्जर्व ही आपको देता है, तो वहां पे जो पहली वाली संख्या है वही नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे बोला है MCl4, मतलब ये जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं इस तरीके से, जैसे CO Cl4 है ना, इस पे 2-। तो आप सभी को पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आती होगी, है ना, जिस धातु की निकालनी है उसको x मान लो। Cl पे -1 चार्ज होता है, 4 Cl है तो 4 गुना -1। सर ओवरऑल चार्ज -2 मुझे इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 + 2, 4 में से 2 गया सर, ये प्लस का 2 निकल के आ जाएगा, सर इट इज +2, है ना, +2 आ जाएगा। तो सर मुझे समझ में आया कि CO मेरा +2 में है। सबसे पहली बात, CO का परमाणु क्रमांक 27 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आई थिंक सभी को आता होगा, निकालना सिखा चुका हूँ। 3d7 सर 4s2 होता है। सर यहाँ से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आप सभी को पता है जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आउटर मोस्ट सेल से देगा, बाहरी कक्ष से देगा। तो सर जब बाहरी कक्ष से 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बचेगा D7 और कितना हो जाएगा, S0 हो जाएगा। ठीक है सर, D में 7 इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से 7 इलेक्ट्रॉन को भर के देख लेते हैं जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए। तो सर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। हुंस का नियम ध्यान रखेंगे, सर इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल भरेंगे देन पेयरिंग करेंगे। तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन D में भर दिए क्योंकि इसके D में सर 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। सर इसके पास मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई सर, n की वैल्यू 3 हो गई। n की वैल्यू 3 हो गई, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के लिए जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं, है ना, तो कितना आता है, 3.83 आता है।
सिंपल सा फंडा है। और ये क्वेश्चन सभी चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं होता है तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद सीओ के बाद हमें क्या दिया है, सीयू दिया है सर। सीयू का परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर AR3D10-4s1 होता है। सर ये भी ऑब्वियस बात है +2 में होगा, क्योंकि जो भी मेटल दिए हो सभी उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रही है। +2 का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सर AR3D94s0, मतलब एक इलेक्ट्रॉन S से एक इलेक्ट्रॉन D से, है ना, 3D94s0 ये बनेगा। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा फंडा है जो हमें समझ में आता है, ठीक है। अब D9 है तो सेम कहानी बना लीजिए, सेम कहानी बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 है ना, इसके बाद ये 6 7 हुंस का नियम लगा रहे हैं। तो सर n बराबर 1, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक के लिए कितनी वैल्यू आती है, 1.732 आती है ना। √3 ये बनता है, 1.732 बनता है, रख के देख लो, चाहे 1 × 1 + 2 दैट मीन्स 3 आ जाएगा। 3 की वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। तो n बराबर 1 है, दैट मीन्स ये तो ऑप्शन होगा नहीं, है ना। ऐसी mn जल्दी से निकाल के देख लो। इसका एटॉमिक नंबर सर 25 होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर AR3D5-4s2 होता है। सर S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये बनेगा AR कितना सर 3D5 और कितना बनेगा सर 4s0। सर इसके D में है 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो साफ साफ दिख रहा है सर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हैं। यदि 5 होते हैं तो इसकी वैल्यू 5.92 आती है, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लास्ट बच रहा है हमारा Fe, तो Fe को भी जल्दी से देख लेते हैं। Fe आयरन, परमाणु क्रमांक 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR, है ना, 3D6 सर 4s2 होता है। तो जल्दी से इसको निकालिए, ये बनेगा AR3D कितना 6 4s0। तो आप देख पा रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप करके देखेंगे, है ना। हुंस का नियम, इलेक्ट्रॉन सर सिंगल सिंगल भरेंगे, देन यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सर साफ साफ दिख रहे हैं हमें, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सर 4 निकल के आए, है ना, 4 निकल के आए। 4 के लिए 4.89 समथिंग ये वैल्यू आएगी, तो ऑब्वियस बात है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमें मिल ही रहा है, क्योंकि ए ऑप्शन में हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन सर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है जनरली हमारी टेस्ट सीरीज के हैं, हायर एजुकेशन वाली टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चंस इस एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो मैं आपको यहां कराते हुए चल रहा हूं। कह रहा है गिवन बिलो इज द सेट फॉर द डेनियल सेल लेबल एज PQRST इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो डेनियल सेल है जिसमें आपको कह रहा है कि ये डेनियल सेल बनाया गया है और उसमें बोल रहा है PQRST जो लेबल किया गया है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो साफ साफ दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिखा रहा है सर, यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जो कौन क्या क्या हो सकता है ये हमें बताना है। ठीक है, एनोड क्या हो सकता है, कैथोड क्या हो सकता है। ठीक, जिनको आंसर रटे हुए हैं वो डायरेक्ट ऑप्शन का आंसर ऑप्शन में देख के आंसर दे सकते हैं, और जिनको नहीं रटा है, ठीक है, तो वो कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे। देखो डेनियल सेल के लिए कुछ खास बातें हैं, ये याद रख लेना, आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। डेनियल सेल के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखना, हम ये रेफरेंस मान के चलते हैं शुरू से ही कि डेनियल सेल में जो लेफ्ट दो आपने ये बनाया ना, दो आपने सॉल्यूशन बनाया ना, तो जो लेफ्ट वाला सॉल्यूशन होगा राइट वाला सॉल्यूशन होगा। देखो उल्टे हाथ की तरफ है, इसको लेफ्ट कह रहा हूं सर, ये सीधे हाथ की तरफ है, इसको राइट कह रहा हूं। ठीक है, इनको आपस में से जोड़ा होगा, है ना, फिर यहाँ एक एमीटर लगाया होगा सर, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया होगा। ये सारी कहानी आपको थोड़ी थोड़ी आइडियाज के बारे में होगा। मेन बात ध्यान में रखना सर, हम लेफ्ट में इसको रखेंगे जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, क्या होगा, अधिक रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। सर राइट में इसको लिखेंगे जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा। अब आप जानते हैं मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है, धातु की जो रिएक्टिविटी होती है, वो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ी होगी, है ना। जैसे मैं कुछ एलिमेंट यहां पर लिख के दिखा रहा हूं जो जो मुझे याद है। एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको ना रफ करके अच्छे से लिख दूं। आप जानते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे लिथियम देखने को मिलता है रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से लिथियम दिखता है, जिसमें लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है सर, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन अपचयन कहते हैं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, जिसकी वैल्यू, है ना, जिसकी वैल्यू E0 की वैल्यू लगभग माइनस का 3.04 वोल्ट आती है। सबसे ज्यादा लिथियम के लिए होता है ना। तो इसके बाद कौन आता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आपका लेड। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसके बाद Fe आना चाहिए ना। ठीक है, तो जो जो मुझे याद है वो मैं सारे लिख देता हूं इस सीरीज में, बाकी और भी एलिमेंट बीच में आते रहेंगे, पर जो जो मुझे याद है वो लिख रहा हूं। Fe आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन, फिर इससे नीचे कॉपर, फिर आएगा Hg हाइड्रागारियम,
Ag अर्जेंटियम सिल्वर और लास्ट में Au, और इसके नीचे भी अगर आप देखना चाहो तो Pt आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जितने भी मेटल रखे हैं इनकी रिएक्टिविटी हमें घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की ओर हमने रख दिया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर यहां ध्यान में रखना है जो मोस्ट रिएक्टिव होगा, ऑब्वियस बात है मेटल धातु की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि ये करेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियस बात है जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो ज्यादा जल्दी से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सर, बहुत सिंपल सी कहानी। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो लेस रिएक्टिव की मजबूरी हो जाएगी कि सर ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ठीक है ना, तो मतलब एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कहते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को सर हम रिडक्शन अपचयन कहते हैं। अगर ये बात ध्यान में आ रही है तो आई थिंक डेनियल सेल आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि हम रेफरेंस मान के चलते हैं कि लेफ्ट में हम हमेशा अधिक रिएक्टिव एलिमेंट रखेंगे, राइट में हम लेस रिएक्टिव रखेंगे। रेफरेंस ऑलरेडी मान के चलते हैं। ठीक है, तो भाई जो ज्यादा रिएक्टिव हो इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करेगा, तो मजबूरी है इसकी गेन करने की। सर ऑब्वियस बात है, यहां पे मान लो जिंक है ना, जिंक है और यहां पे कॉपर है। जनरली जिंक कॉपर वाला हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। सर जिंक और कॉपर में जरा देखो, ये है सर जिंक और जरा कॉपर को देखो, कॉपर है नीचे की ओर। तो सर हमें समझ में आ रहा है कि जो जिंक है इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से अधिक है, इसकी प्रतिक्रियाशीलता जो है कॉपर से अधिक है। तो ऑब्वियस बात है जिंक को मैं किस साइड रखूंगा सर, इस साइड रखूंगा। सर कॉपर को कहां रखूंगा, इस साइड रखूंगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए अपनी सॉलिड फॉर्म में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और सब जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, आप सभी को पता है सर, वह मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल वो होता है जो अपने बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn2+ बना, और जो Zn2+ बना वो इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन किसका लेते हैं सर, ZnSO4 का लेते हैं। सर ये कॉपर का लिया अगर आपने रॉड, तो ये सॉल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। सारी बातें एक ही जगह पे मैं आपको समझा देता हूं डेनियल सेल के लिए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कंसेप्ट में समझा सकूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, डेनियल सेल को बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, पर मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत सिंपल है आप सभी के लिए। इसको हम रेफरेंस मेटल की तरह मानना, क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम टाइम पे हम ऐसे ही याद रखते हैं और हमें चीजें आसान लगने लगती हैं। ठीक है, मैंने बोला मोर रिएक्टिव को लेफ्ट हैंड पे रखिए, उल्टे हाथ की तरफ रखिए। ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और जो कम रिएक्टिव है उसको हम राइट हैंड की तरफ रखेंगे। सिंपल सा फंडा है। सर मोर रिएक्टिव है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, उसको ऑक्सीडेशन होगा। जिंक एग्जांपल लिया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया। ऑब्वियस बात है जिंक की रॉड में से एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब ऑब्वियस बात है सर ये जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। और सर हम सभी जानते हैं जहां पे भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, उसी को हम करंट या विद्युत धारा कहते हैं, आई कहते हैं। ठीक है जी, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो करंट है वो हमेशा राइट से लेफ्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन की विपरीत धारा में। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगा। तो ये बात हमें क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर प्रवाह हो रहा है, क्योंकि जिंक एक ऐसा मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर से कहां भेज रहा है सर, कॉपर की ओर भेज रहा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हो रहा है, तो आप कहोगे सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सर जिंक से, है ना, जिंक से कॉपर की ओर हो रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट कहां हो रहा है, तो सर करंट विपरीत दिशा में होता है, तो कॉपर से ये जिंक की ओर होगा। ठीक है, अब हमने कुछ फिजिक्स में बातें और पढ़ी हैं, ये जरा इस बात को ध्यान से सुनना। सर इलेक्ट्रॉन जो हमारा है इस पे माइनस चार्ज है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पे यदि माइनस चार्ज है तो ये माइनस से प्लस की ओर भागेगा। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है तो बेटा माइनस कहां भागेगा, माइनस ऑब्वियस बात है अपोजिट चार्ज की ओर, प्लस की ओर भागेगा। तो हमें समझ में आता है जो हमने लेफ्ट साइड लिया है इस पे माइनस चार्ज होगा और जो राइट साइड लिया है इस पे प्लस चार्ज होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान से सुनना, बहुत ही एग्जाम में काम आने वाला है। तो सर लेफ्ट पे माइनस चार्ज है, माइनस वाले को हम इस सेल में, है ना, अगर आपका डेनियल सेल है इसमें एनोड कह देते हैं, और यदि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता तो माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। यही अंतर है डेनियल सेल और आपके इलेक्ट्रोड सेल में। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल सेल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेल में जो एनोड आपका माइनस चार्ज होता है उस पर आप प्लस मान के चलते हैं, कैथोड मान के चलते हैं। ठीक है, और जो राइट वाला होता है, मतलब माइनस जो प्लस वाला होता है सर, प्लस वाले को एनोड मानते हैं। ध्यान रखना यहां अंतर है, यहां माइनस वाले को ही एनोड कहेंगे और जो प्लस वाला है इसको कैथोड कहेंगे। ठीक है, तो मैं अगर कहूं इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, सर आप कहोगे माइनस मतलब एनोड से, प्लस मतलब कैथोड की ओर हो रहा है ना। और करंट कहां जा रहा है, सर करंट विपरीत दिशा में है, दैट मींस कैथोड से एनोड की ओर आएगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रख लेना, एग्जाम में काफी प्रश्न बनेंगे यहां से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग में अगर फिट होगी बात तो आगे देखते हैं। सर कॉपर के केस में क्या हुआ, सर कॉपर ऑब्वियस बात है 2+ था, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये सॉलिड कॉपर फॉर्म में डिपॉजिट हो गया।
तो हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे एक्सटर्नल करंट पास कराएंगे तो जिंक जो है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में घुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा और Zn एक्वस फॉर्म में बनता चला जाएगा, तो इस सॉल्यूशन में जिंक डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप देखोगे कुछ समय बाद जो जिंक की रॉड है वो पतली होना शुरू हो जाएगी। क्यों? फिर से सुन लो, जिंक सॉलिड जो उसकी रॉड है वो डिपॉजिट होना, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे और जिंक उस सॉल्यूशन में घुलना शुरू हो जाएगा। तो आप देखोगे जिंक की जो रॉड है वो पतली होना शुरू हो गई। और आप यदि कॉपर की रॉड को देखोगे तो ऑब्वियस बात है कॉपर उस सॉल्यूशन में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर फिर से वो सॉलिड बन रहा है। दैट मींस कॉपर की जो रॉड है सर ये मोटी होती हुई आपको दिखाई देगी। अगर ऐसा होते हुए दिख रहा है दैट मींस सेल रिएक्शन होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी बातें हमने यहां पे समझी कि सर हम मोर रिएक्टिव को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड वाला हम एनोड मानेंगे। सर एनोड वो होगा जिसपे माइनस मान लेंगे। सर राइट हैंड की तरफ कैथोड मान लेंगे, कैथोड वो होगा जो प्लस होगा, कैथोड की ओर वो रखेंगे। सर जो कम रिएक्टिव होगा एनोड की ओर वो रखेंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एनोड से कैथोड की ओर। सर जो लेस रिएक्टिव है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन अपचेन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सर करंट उसकी विपरीत दिशा में फ्लो होगा। आई थिंक इतनी बात आपको डेनियल सेल के लिए समझ में आई होगी। तो अब जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन के आंसर देते हैं और जिन बच्चों ने दिया है ना, आंसर कमेंट में लिखते हुए चलते रहना है आपको। ठीक है, तो बेटा जी ये बोला है P, ये बोला है Q, तो P वाला क्या होगा? तो अभी हमने देखा सर P वाले लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में देखो जिंक भी दिया, साफ साफ दिया, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और इधर देखो कॉपर दिया, वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, अभी बताया कॉपर भाई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो कह रहा है पी रॉड है ना, ये क्या होगा? तो हमने देखा भाई लेफ्ट वाले की साइड एनोड रखते हैं, राइट वाले की साइड हम कैथोड रखते हैं। तो भाई कैथोड एनोडी वाला तो सी और डी तो हट गया, अब बचा ए और सी, है ना, बी और डी तो हट गया, ए और सी बचा। अब इसके बाद आर क्या है? सॉल्ट ब्रिज, तो ये तो हर जगह सॉल्ट ब्रिज दिया है। ऑब्वियस बात है सर, ऑल सॉल्ट ब्रिज आर सॉल्ट ब्रिज होता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की आयन की दिक्कत पड़ती है तो आर उसको पूरी कर देता है, जो कि KCl और अगर सॉल्यूशन का बना होता है ना, अगर सॉल्यूशन का बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद सर यहाँ पे एस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं व्हाट इज एस, ये रहा। सर हम जानते हैं एनोड मतलब माइनस से प्लस की ओर कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यस सर, एस जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सर टी क्या है? टी ऑब्वियस बात है करंट है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रवाह होता है। तो टी करंट फ्लो है, हाँ जी है। एस इलेक्ट्रॉन फ्लो है, हाँ जी है। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये कैथोड है, एनोड है, मतलब सारी बातें सही है। ए सही है, सी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोल रहा है एस जो है वो करंट फ्लो है। तो एस देख लेते हैं। सर एस हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना, क्योंकि एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन जाता है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन जिससे मैंने आपको पूरा डेनियल सेल समझा दिया कि किस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज, ये तो बहुत ही सिंपल है सर। हमारा जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट का कितना होता है? तो लगभग 400 से 800 वाला है ना, तो 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है सर ये अल्ट्रा वायलेट रेंज होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 400 नैनोमीटर से सर लगभग 800 नैनोमीटर है ना, इसके बीच का अगर होगा, जैसे यहाँ 380 से 760 है, इसके अलावा तो और कोई मुझे दिख नहीं रहा है ना। 200 से 370 दिया है तो सर इसको यूवी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे करके हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो 400 से 800 सर ये हमारा विजिबल रीजन होता है ना। यही पूछा है कि विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम कितना है? 400 से 800 अगर लगभग जो इसके बीच में दिया है तो ये इसका विजिबल रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 800 नैनोमीटर से हमारा अगर लेके चलो 20,000 है ना, 20,000 नैनोमीटर तक सर ये सारा हमारा IR रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है। सर यूवी से इधर कौन सा रीजन आता है? याद कीजिए एक्सरेज आता है। सर एक्सरेज से और इधर जाओ तो कौन सा आएगा? सर ये गामा रेज आएगा। सर इससे इधर और जाओ तो कौन सा आएगा? कॉस्मिक रेज आएगा। कॉस्मिक रेज की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, पढ़ा चुका हूं। इधर की ओर आते हैं तो सर ऊर्जा घटती है और सर वेवलेंथ है ना, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी इक्वल टू कितना होता है? सी बाय लैम्डा, और हम जानते हैं यहाँ से एच और सी कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो मैं यही कह रहा हूँ, उल्टे हाथ से जब सीधे हाथ की ओर आते हैं ऊर्जा घटती है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद कौन सा रीजन आएगा? तो बेसिकली आपको ये 3 रीजन तो क्लियर याद रखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपसे एग्जाम में यहाँ एनर्जी भी निकलवा सकता है। ये सब हालांकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ाया है। ठीक है, ये मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है, कुछ इसमें सच नया नहीं है। बट अगर पूछा जाए आईआर के बाद कौन सा रीजन आता है? सर माइक्रोवेव रीजन आता है। और सर सबसे लास्ट में कौन आता है? रेडियो वेव। हम सभी जानते हैं रेडियो वेव की ऊर्जा सबसे कम है
है ना। रेडियो वेव की ऊर्जा सर सबसे कम है, बट यहाँ पे इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम मार्क लाइन विच आर नॉट करेक्टली मैच विद द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। चलिए तो इसमें कह रहा है कौन सा करेक्टली विच आर नॉट, है ना। मैं भी इसमें गड़बड़ करता हूं कि यहाँ नॉट लिखा है, पता चला करेक्टली मैच वाला बता के चला गया, तो नॉट बोला है, कौन से सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइमन ये दिया है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो ये सही दिया है। लाइमन जो है ना, हम सभी ने पढ़ा है लाइमन के लिए जो इनिशियल वैल्यू होती है वो बिल्कुल सही दी है 1, और उसके बाद जो उसकी फाइनल वैल्यू है वो अधिक होती है 2, 3, 4 इस तरीके से चलती है, और अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया बाल्मर। बाल्मर IR रीजन में नहीं होता है, ठीक है जी। बाकी तो सारा सही दिया है, IR रीजन में नहीं होता है। बाल्मर जो है विजिबल रीजन में होता है ना, विजिबल रीजन में होता है, एनर्जी घटती हुई चलती है, हम ऐसा मान के चलते हैं। फिर सर ये आए पाशन भैया, ये पाशन जो है ठीक है नियर IR ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद ये जो पी फंड हो गए ये सब भी कहीं ना कहीं IR में, प्रॉपर IR में देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये नियर IR में देखने को मिलता है, प्रॉपर IR में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं सही उत्तर देखूं तो पहला, अगर तीसरा दिया है तो तीसरा हो सकता है, नहीं दिया है तो पहला और चौथा इसका राइट आंसर बनेगा, है ना, क्योंकि चौथा मोर एप्रोप्रिएट है। पी फंड हो गया, है ना। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आता है कौन सा, लाइमन हो गया, बाल्मर हो गया, पाशन हो गया, फिर आता है ब्रैकेट, है ना। ब्रैकेट, पी फंड और हम्फरी ये सभी जो है, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, क्यों दीजिएगा, रीजन समझो सर। लाइमन सीरीज 1, बाल्मर 2, पाशन 3 से शुरू होता है, ब्रैकेट 4 से होता है, पी फंड 5 से होता है, तो ये तो और गलत हो गया, है ना। पी फंड 5 से होता है तो ये तो गलत हो गया भाई, फिर तो थर्ड ही बनेगा। नियर IR है कोई बात नहीं, बट IR के करीब तो है ही, बट यहाँ पे पी फंड के लिए n बराबर 4 दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। पी फंड के लिए n बराबर 5 होता है ना, n बराबर 4 या N1 बराबर 4 होता है ब्रैकेट के लिए, पी फंड के लिए 5 होगा, और उसके बाद हम्फरी के लिए 6 होगा। और जो ब्रैकेट, पी फंड, हम्फरी हैं सर ये सभी IR रीजन में आते हैं, ठीक है। तो लाइमन ध्यान में रखना है अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, बाकी जो बाल्मर है वो विजिबल रीजन में, उसके अलावा नियर इंफ्रारेड, और बाकी सारे तो इंफ्रारेड में आते हैं। याद रखना है, एक ही क्वेश्चन से हमने बहुत बातें यहाँ पे सीखी हैं, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, वेव नंबर वगैरह सब कुछ आपको निकालना सिखाया था, याद कीजिए, लगभग 109677 याद है। 1 अपॉन में N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में N2 स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, जिसको हम राइडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। ऐसी इसकी एनर्जी, वेव लेंथ, वेव नंबर, है ना, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। जैसे लाइमन है तो सर यहाँ पे N1 बराबर आपने लिख ही रखा है 1, और सर N2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 सो ऑन हो जाएगा। सर कौन से स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है, सर ये यूवी स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है, अगर लाइमन की बात कर रहा हूँ। सर बाल्मर N1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑब्वियस बात है ये सारी वैल्यू 2 से बड़ी, मतलब 3, 4, 5 हो जाएगी, ठीक है। कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है, सर ये विजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, ठीक। चलिए आगे, ए सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड। व्हाट इज एंगुलर नोड, सर एंगुलर नोड L से रिप्रेजेंट करते हैं, L बराबर 0 है, कह रहा कोई भी एंगुलर नोड नहीं है, कह रहा टू रेडियल नोड। अच्छा, रेडियल नोड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सर n-l-1 होता है, ठीक है, n-l-1 होता है, और रेडियल नोड जो है उसके, रेडियल नोड ये सर 2 हैं, तो मतलब इस r की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो टोटल नोड होता है वो रेडियल नोड, है ना, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड के बराबर होता है, ठीक है। रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड के बराबर होता है। रेडियल नोड कितना है, n-l-, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, n-l-1 है, और एंगुलर नोड ये है, तो टोटल नोड कितना आ गया, n-1 आ गया, ठीक। अब रेडियल नोड 2 कब आ सकते हैं, जब सर n की वैल्यू हो जाए 3, है ना, l की वैल्यू हो जाए 0 और ये -1, तो 3 में से 1 गया, कितना है, 2 है। ये कब हुआ, सर जब आपने n की वैल्यू 3 पुट कर दी, l की वैल्यू देखो यहाँ 0 है, l की जगह पे आपने 0 पुट करा, l बराबर 0 है। सर n की वैल्यू 3 है मतलब थर्ड सेल हो गया, l की वैल्यू 0 है मतलब S हो गया, है ना। हम सभी जानते हैं L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होती है, 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है 3s ऑर्बिटल होना चाहिए, तो 3s दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, यही आंसर है। बाकी 3p क्यों नहीं हो सकता, रख के देख लो सर, अगर 3p होगा तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, p की वैल्यू कितनी होती है l के लिए, सर p की वैल्यू l की 1 होती है, तो -1, है ना। तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला n-l-1 है।
तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, जबकि बोल रहा है रेडियल नोड 2 होने चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। ऐसे ही देख लेना, यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। 2s के लिए कितना आ जाएगा, 2s के लिए भी ये 0 आ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तैयार रहिएगा, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे में सिलेबस बहुत कम है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल डीप में जाके क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांस बनते हैं। बीएससी लेवल पे एग्जाम है, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो मैंने डीप में आपको पढ़ाई भी है काफी चीजें। कह रहा हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो भैया सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसके लिए इंटीग्रल रेट लॉ KT बराबर 2.303 log बेस 10 a अपॉन में a माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये a और a माइनस एक्स क्या है, तो हम सभी जानते हैं, अगर मान लो हमारा कोई रिएक्टेंट a है, ये प्रोडक्ट P में जा रहा है, ठीक, तो मान लो जब टाइम 0 है, ऑब्वियस बात है अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो रिएक्टेंट अपने में 100% है, प्रोडक्ट अभी कुछ बनेगा नहीं। सर मान लो धीरे धीरे कुछ समय बाद आज का जो प्रोडक्ट है वो x बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, सर a माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, a क्या है, हमारी शुरुआती कंसंट्रेशन है, और a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम t, ठीक। तो a है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, शुरुआती सांद्रता, और a माइनस एक्स क्या है कि कुछ समय बाद अब रिएक्टेंट कितना बचा, तो कितना बचा सर, a माइनस एक्स बचा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो वो a माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। और आप चाहते हैं केमिकल काइनेटिक्स पूरा पढ़ाऊं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अभी भी 4 दिन है तो मैं केमिकल काइनेटिक्स आपको पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट ऑब्वियस बात है कमेंट आएंगे तो, अदरवाइज क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ये भी करके जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं लीड पाएंगे, ठीक है। इसके बाद टी हाफ निकालना है। सर जब हम यहाँ वैल्यू रखते हैं टी हाफ का मतलब ये होता है कि सर ऑब्वियस बात है रिएक्शन जो है हमारी 50% कंप्लीट हो गई। कितनी हो गई, 50% सर कंप्लीट हो गई। 50 का मतलब सर मेरा प्रोडक्ट जो है वो आधा हो गया, तो रिएक्टेंट भी कितना बनेगा, आधा बनेगा, है ना। तो ऑब्वियस बात है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो उसको x बराबर a/2 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। x का आधा लिख दोगे फिर तो वो x का भी आधा हो जाएगा, मतलब a/2 हो जाएगा, मतलब रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी, x बराबर a/2 हो गया और a माइनस एक्स बराबर भी a/2 हो गया, ठीक है। जब आप इस वैल्यूज को ऑब्वियस बातें यहाँ पे पुट करोगे, है ना, a माइनस एक्स की जगह पे a/2 पुट करोगे, तो जरा पुट करो, और t की जगह पे कितना पुट करने का, t 50 या फिर t हाफ पुट करूंगा, ठीक है। तो t हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303, और इस k को डिवाइड में ले आता हूं, ये डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये हो गया सर log बेस 10, है ना, a अपॉन में a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखी है सर, देखो a/2 रखी है, तो a/2 रख देता हूं, 2 ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा, कितना बचा 2.303 log बेस 10 2 अपॉन में k। सर log बेस 10 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, ठीक है। ये जरा वैल्यू यहाँ पे 0.3010 पुट करना, तो आ जाएगा सर 0.693 बट्टे में k, है ना। तो ये हाफ लाइफ टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, और यही पूछा है, तो देख लो 0.693 बट्टे में k, ऑप्शन ए इज द राइट। बाकी तो भैया ये t है, 2.303 होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक। तो क्रॉस एलिमिनेशन करते हुए जरूर चलना है, ध्यान में रखना। आगे द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, इसमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, सही कॉम्बिनेशन कौन सा है। कह रहा है NiCN4 टेट्राहेड्रल है, NiCO4 पैरामैग्नेटिक है। चलिए दोनों को ही जल्दी जल्दी बना लेते हैं। सर सबसे पहले NiCN4, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, देखो जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट करेंगे, नहीं आता तो जल्दी से उसको मैं आपको बता देता हूं फंडा क्या है। सर सबसे पहले तो मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, X, है ना। 4 CN पे सर सभी को पता होना चाहिए, साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज सर -2 दिख रहा है ना, -2 दिख रहा है, तो सर x बराबर कितना आ गया, 4 में से 2 गया, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे Ni है ना, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। अगर Ni नॉर्मल की बात करूं, निकल नॉर्मल की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर Ar3d8 4s2 होता है। सर ये +2 में गया तो ये बनेगा Ni2 प्लस Ar3d8 और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हाई एनर्जी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सिंपल फंडा है। अब इसके बाद Ni+2 को अगर मैं देखूं, है ना सर, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं इसके डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हुन्स का नियम सर, इलेक्ट्रॉन आपने पहले सिंगल सिंगल फिल कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद 4s है। हम सभी जानते हैं जो Cn है, Cn-, इसका नेचर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड से कंबाइन होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सन के कारण अंदर की ओर भाग जाएंगे, है ना, अंदर की ओर भाग जाएंगे। अच्छा मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भरे नहीं है, बढ़ लो, ठीक है। तो आप देखोगे जब इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर भाग जाएंगे
तो एक इलेक्ट्रॉन मिलकर आपस में जुड़ जाएंगे, जोड़ा बना लेंगे, पेयरिंग बना लेंगे। क्यों? क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खदेड़ देगा, अंदर की ओर भगा देगा, पेयरिंग करा देगा। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब Cn माइनस आएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा, फिर आगे 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने Cn जोड़ रहे हैं सर? 4 Cn जोड़ रहे हैं, है ना। तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। सर एक Cn पे एक माइनस है, एक माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से लिखा है। दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। जब NiCN को देख रहा हूं तो कह रहा है NiCN टेट्राहेड्रल है। चलो देखते हैं। सर यहाँ पे 3d ऑर्बिटल है, जैसा कि ऊपर भी दिख रहा है। ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है। सर इसका संकरण निकालूं तो मैंने देखा संकरण निकालने के लिए जितने ऑर्बिटल यूज होते हैं उसी को मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मान लेता हूं। यहाँ पे 4 हुए हैं, d का 1, s का 1, p के 2। तो सर इसका संकरण dsp2 आया है। dsp2 इज स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर होता है, ना कि टेट्राहेड्रल। तो NiCN4 जब होगा नहीं तो ये तो पहला है, वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है NiCN4 2 माइनस। अच्छा यार Cl CaO बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं ना। तो NiCN4 2 माइनस पैरामैग्नेटिक। क्या ये प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय है? नहीं सर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड होते हैं तो उसको हम प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक कहते हैं। सर ये डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि इस पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लास्ट में बोला है क्या यह पैरामैग्नेटिक है, तो सर ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा है NiCl4 और NiCO। चलो इसको भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। NiCl को देख लेते हैं जल्दी से फास्ट। सर NiCl4 और यह 2 माइनस। सर Cl की अगर मैं बात करूं, Cl माइनस, तो ये एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड है मतलब ये किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं करेगा। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। सर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी साफ साफ दिख रही है, +2 ही आएगी। निकाल के देख लेना जैसे Cn वाले की निकाली है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, ये छठा और सातवां और आठवां, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। सर आपने बताया जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है ना। वीक फील्ड है तो किसी तरह की कोई पेयरिंग नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पाएगा। तो जो Cl है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर यहां से जुड़ेगा, दूसरा Cl यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। 4 Cl आपको जुड़ते हुए यहाँ दिख जाएंगे, है ना। तो कितने ऑर्बिटल यूज हुए? सर ये 3d ऑर्बिटल है, ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है। तो एक s 3p, sp3 यहां पे हमें देखने को मिला है। और जो sp3 होता है वो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, तो कह रहा है NiCl4 जो है वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है क्या? चलिए देखते हैं। सर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और जिसपे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होता है। डायमैग्नेटिक कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होगा। सर पैरामैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आकर्षित होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, चुंबक की तरफ यह आकर्षित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि 2 है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताया था ना। 2 के लिए कितना आता है? लगभग 2.84 बोहर मैग्नेट्रॉन आता है। फॉर्मूला क्या बताया था सर? √n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन बताया था। प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस बनते हैं, बात को ध्यान में रखना। ठीक, चलिए तो इसके अकॉर्डिंग डायमैग्नेटिक तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा बी। तो NiCO4 को तो निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, बाकी अगर इसको निकाल के देखेंगे, निकाल के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, एक स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ जल्दी से। सर NiCO4 निको4 है ना, NiCO4 सर NiX है, हम सभी को बताना चाहिए। CO न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल है। और ओवल चार्ज भी 0 है, दैट मींस यहाँ निकल 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है, ना ही इसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया ना ही लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जब 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है तो निकल का परमाणु क्रमांक 28 है। सर Ar 3d8 और 4s2 होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसने नहीं दिया है। जल्दी से इसका हम कॉन्फ़िगरेशन बना के देखते हैं VBT के अकॉर्डिंग। तो सर इसके D में है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 है ना, 5 6 और ये 7 और 8। ठीक है, इसके बाद इसके 4s में भी सर 2 इलेक्ट्रॉन है। सर ये निकल अपनी ग्राउंड अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक, इसके बाद हमें ध्यान रखना है जो CO है सर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सर अभी पढ़ा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर धकेल देता है और जोड़े इलेक्ट्रॉन के बना देगा। अगर खाली इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े भी बना देगा। तो आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये सिंगल है तो इनका जोड़ा बना देगा, अंदर की ओर धकेल देगा। सर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जगह खाली है तो इसको भी अंदर की ओर खदेड़ देगा। देख लो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खदेड़ के 3d ऑर्बिटल में खदेड़ के इसने भेज दिए।
तो ऑब्वियस बात है, अब CO कहां आएगा सर, CO आएगा, न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, ऐसी दूसरा CO, तीसरा CO और चौथा CO, है ना, 4 CO आएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे 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 और जुड़ जाएंगे। तो सर ये S और ये P मिलकर इसका संतुलन कितना आया, sp3 आया। sp3 मतलब ये टेट्राहेड्रल होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये तो कह रहा है NiCO4 टेट्राहेड्रल होगा, तो यस बी ऑप्शन इज द राइट। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन समझाया इसलिए टाइम लगा है, अदरवाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने की पूरी संभावना आपको मिलेगी। आगे ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपके एग्जाम में, ये प्रश्न सेंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, हालांकि इस एग्जाम के लिए नहीं, ठीक है, इस एग्जाम में सेंड मेयर का इतना कोई रोल नहीं होगा। हालांकि हाँ, कन्वर्जन में अगर मान लो फिनॉल वगैरह बना रहा है तो बीच में एक आध क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन नॉट है, नॉट है एग्जाम्पल ऑफ सेंड मेयर रिएक्शन, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा नहीं है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चाहे तो चौथी रिएक्शन का मुझे आप नाम भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं, कौन सी नेम रिएक्शन है चौथी वाली, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू, चलिए इथाइल क्लोराइड क्या होता है, C2H5Cl होता है, इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सर, हम कर रहे हैं डाई इथाइल ईथर में। पहली बात, डाई इथाइल ईथर क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ROR है ना, ROR सर, इसी को हम ईथर कहते हैं, पहली बात। तो कह रहा है कि आपका इथाइल क्लोराइड को आपको ईथर में कन्वर्ट करना है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस इसको कहते हैं। सर इसमें क्या क्या लेते हैं, इसमें आप सेम यहाँ पे C2H5O- Na ले लो। क्यों लेना है C2H5O-, क्योंकि C2H5 के मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड C2H5 चाहिए, इसलिए आप C2H5O- Na ले रहे हो, ठीक है। तो ये C2H5O ये रहा, C2H5 ये रहा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करते हैं। सर यहाँ पे आप जेंटल हीट भी दे सकते हैं, ठीक है जी, सर यहाँ पे आप जेंटल हीट भी दे सकते हैं। चलिए मैं जेंटल हीट यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता है यहाँ से Cl यहाँ से Na आपस में निकल जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर, NaCl, और क्या बच गया सर, यहाँ से C2H5O बच गया, है ना, C2H5O बच गया, ये आपस में जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा डाई इथाइल ईथर। सर डाई इथाइल ईथर तो ये कॉमन नेम हो गया। अगर मैं पूछूं इसका IUPAC क्या होगा, तो ऑब्वियस बात है IUPAC करने के लिए आपको इस ग्रुप को एक साथ रखना होता है। तो सर OR ग्रुप अगर कहीं पे है, इसको हम एल्क ऑक्सी ग्रुप कहते हैं। एल्क मतलब आपका एल्केन है, उस पर ऑक्सी ग्रुप लगा रहे हो तो एल्क ऑक्सी। सर यहाँ इथेन है तो नाम हो जाएगा इथ ऑक्सी, है ना, इथ ऑक्सी। और सर इसके बाद C2H5 है, C2H5 को आप सभी जानते हैं इथेन कहते हैं, है ना, तो इथ ऑक्सी इथेन इसका IUPAC हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद परकिन, ग्रिग्नार्ड, वुर्ज रिएक्शन, सभी इसको पढ़ के जाएंगे, सभी इसको रिवीजन करके जाएंगे, कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ, उससे हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। इस पे प्रश्न पूछे जाने के बहुत चांसेस बनते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, प्लीज पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन में हम सभी ने पढ़ा है कि भैया हमारे पास जनरली आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं, इनकी रिएक्शन होती है सोडियम की प्रेजेंस में, और यहाँ Cl ले लेते हैं, एक और एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, हीट करेंगे तो हम सभी जानते हैं यहाँ से NaCl निकल जाएगा, है ना, 2 मोल्स ऑफ NaCl निकल जाएगा, और सर ये C2H5 और ये C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट कर एल्केन बना लेता है, और इस रिएक्शन को वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऐसी वुर्ज फिटिंग होती है जिसमें एक साइड एल्काइल होता है, एक साइड एराइल होता है, बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं, उसको हम वुर्ज फिटिंग कहते हैं। और मान लो दोनों साइड यहाँ C2H5 की जगह बेंजीन ले लिया तो सर वो फिटिक रिएक्शन होती है, सब आपको पढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, हो क्या रहा है सर, हमारे पास फिनॉल है ना सर, ये हमारे पास फिनॉल है, और इस फिनॉल की अभिक्रिया हम करा रहे हैं ClO C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है। चलो तो मैं इसको ढंग से ही बना देता हूँ, है ना, C डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये OH और ये Cl ग्रुप यहाँ से निकल जा रहा है ना, HCl यहाँ से निकल जा रहा है हीट करने पे, या फिर काफी लोग यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी कराते हैं, H2H+ भी कराते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट हटाया तो यहाँ पे O ये बन गया C डबल बॉन्ड O और CH3, वही देखो प्रोडक्ट में बना रखा है, ठीक है। अब इसके बाद देख रहे हो कौन सा ग्रुप है सर, ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल, और इस पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो उसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। या फिर इस ग्रुप को हम एसाइल भी कहते हैं, ध्यान रखना, एसिटाइल और एसाइल एक ही चीज है, ठीक है। तो अब इस बात है एसिटाइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन। और मान लें यहाँ बेंजीन ले लेता, है ना, CH3 की जगह मैं C6H5 ले लेता, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है CH3 की जगह C6H5 जुड़ जाता, सर बेंजाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम बेंजोइलेशन कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, इट इज द बेंजोइलेशन, ठीक। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है और ये सेम क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन में पूछा गया था, तो मैंने आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आए, रेशनल तरीके से बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज आप देखे देखिएगा तब पता चलेगा क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक है, तो विटामिन डिसीज कौन सी विटामिन के से रिलेटेड है, सभी जानते हैं, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी है ना, जो रक्त का थक्का जमता है वो जनरली नहीं जम पाता है, ध्यान में रखना। बाकी सब भी पढ़ के जाइएगा, सब पढ़ा चुका हूं, रिकेट, स्कर्वी, सोर थ्रोट किस किस से होता है, विटामिन में आपको पढ़ा चुका हूं। मैच द फॉलोइंग, तो देखो जरा, सोडियम बेंजोएट एग्जाम में आया था, किसकी तरह यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव है ना, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन था, देख सकते हैं। ऐसे ही मैं इरेशनल तरीके से बात नहीं करूंगा, सब कुछ जो एग्जाम में है क्लियर वही बताऊंगा कि हाँ जी एग्जाम से हमारे आया था। ठीक है, तो जल्दी से देखो, सुक्रोलोज क्या होता है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। आयोडीन किसकी तरह काम करता है, याद करो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन है ना, आयोडीन इन अल्कोहल, एंटीसेप्टिक की तरह काम कर लेगा। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर लेगा। तो जरा देख लो, सी का होना चाहिए फिफ्थ, सी का फिफ्थ है, हाँ जी है, तो ये ऑप्शन ए हटा दो, डी हटा दो, तो दो ऑप्शन में दिख रहा है। सी के फिफ्थ के बाद ए का होना चाहिए सेकंड, सर ए का सेकंड, ए का सेकंड यहां भी दिख रहा है। ठीक है सर, बी का होना चाहिए फोर्थ, तो बी का फोर्थ कहां दिख रहा है, बी में ही दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हटा दो। ठीक है, तो ऑप्शन है डी, जो आपका रेंटिडीन है, ये किसकी तरह यूज होगा, तो सर इट इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट, साफ पता चल रहा है। ठीक है जी, तो डी का, अच्छा सॉरी, एंटीऑक्सीडेंट नहीं, एंटासिड की तरह यूज होगा। ठीक है ना, तो डी का थर्ड होगा, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक, तो आई थिंक सही आंसर आपको पता चल गए होंगे। आगे देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट। ठीक है, आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया था, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो चलिए एक और क्वेश्चन इस तरीके का करके जाते हैं, समझ के जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस Al है, और उसके बाद देखो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, F माइनस का साइज Mg2 का सबसे छोटा होना चाहिए, गलत दे रखा है, Na का है ना, Mg का ही गलत दे रखा है, Mg का सबसे छोटा होना चाहिए तो कट ही जाएगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही बचा। क्यों बचा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है, तो Mg पे +2 है तो सबसे छोटा होगा है ना, फिर इसके बाद कैटायन का साइज छोटा होता है, फिर Na+ होना चाहिए। ठीक, इसके बाद कौन होगा, ऑब्वियस बात है F माइनस होगा, इसके बाद कौन बचा, Al बचा, और वैसे भी ऑर्डर में यही दिख रहा है, Mg और Na वाला पहला ही दिख रहा है। ठीक, बाकी रीजन वगैरह सब कुछ मैं आपको पीरियोडिसिटी पूरा पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में नहीं बता रहा, पीरियोडिसिटी में बड़े अच्छे से पढ़ाया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर सारा। आगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हम सभी जानते हैं, अगर पूरी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करता है, सबसे ज्यादा सर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन होता है, देन क्लोरीन होता है, सिंपल सा फंडा है। सर जब बात करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की है ना, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में काफी बच्चों को प्रॉब्लम है, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉब्लम भी, देखो भैया सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, खत्म कर देता हूं एक ही बार में। पता नहीं अलग अलग बुक से बच्चे लाके अलग अलग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग कहानी बता रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की क्षमता। पढ़ के देखना, बहुत सारी किताबों में कहानी दी है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी। बट जो क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन में आया, जो बहुत ज्यादा डिबेटेबल आप लोग सोच रहे हैं, अगर मैं उस क्वेश्चन की भी चर्चा करूं, तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ गिवन है, काफी बुकों में रेफरेंस माना गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये कहीं ना कहीं माइनस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है EGE है, इसके बराबर है, बट साइन इसका माइनस का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बस साइन उसका अपोजिट हो जाएगा। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सर, ये थर्मोडायनेमिक्स पर डिपेंड करती है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। कब, जब सर आप पहला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, जिनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दिक्कत है। ठीक है, मैं ये कहानी काफी बार समझा भी चुका हूं, एक बार फिर से बोल देता हूं। अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन दे रहे हो है ना, मान लो कोई X है ना, गैसियस अवस्था में, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेने में जितनी इसने एनर्जी रिलीज करी, सर वही एनर्जी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन लेगा ऑब्वियस माइनस साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। सर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी तो साइन माइनस का कर देना, एनसीईआरटी भी इस बात को साफ साफ बयां करती है। अब बात ध्यान में रखना, जब पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमेशा एनर्जी निकलेगी, और नोबल गैस तो देनी भी पड़ेगी, और मान लो बेरिलियम वगैरह है ना, तो उनमें ऑलरेडी S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इनके S में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेने वाले। ठीक, तो ये कंडीशन है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सर वो 0, नेगेटिव पॉजिटिव सेम, वो भी सर या तो 0 होगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सर अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। बट अगर बात करें सेकंड इलेक्ट्रॉन की, यही बोन ऑफ कंटेंशन है ना, यही जड़ था लड़ाई का कि सर क्या आंसर होना चाहिए। तो बेटा जी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस चार्ज है, साइज बढ़ गया है, तो अगला इलेक्ट्रॉन
आपको देने के लिए, मतलब -2 उस पर पहुंचाने के लिए, अगला इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हो, माइनस आ गया। अगर आप अगला इलेक्ट्रॉन देगो, सेकंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी अगर निकालोगे या सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर उसकी निकालोगे, तो ऐसी कंडीशन में मजबूरी में आपको एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब उसका डेल एच हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, मजबूरी में लालच देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस की तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मजबूरन दूसरा इलेक्ट्रॉन दोगे तो और हीट देनी पड़ेगी और उसको लालच देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, मतलब साइन पॉजिटिव। तो जरा समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यदि साइन पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये बात मैं ऑलरेडी विशेषकर आपसे चर्चा काफी बार कर चुका हूं, फिर भी बच्चे काफी बुकों से ला लाके मुझे दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपने रिसोर्सेज दिखाइए, बट अगर वो कहीं ना कहीं माना जाता है तो मैं आपकी बात पे सहमत हूं। अदरवाइज सिंपल सी कहानी ये है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होगी। क्यों? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव ही होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लालच देना पड़ता है कि भाई प्लीज इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेना, हम तुझे एनर्जी दे रहे हैं। क्लियर है? तो सेकंड वाली पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो भैया इसमें एज सच कोई अब आई थिंक है ना बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहिए, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर चुका हूं। आगे, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन एट द फोर्थ कार्बन लेफ्ट टू राइट एज, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर, यहां पे संकरण क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं CH3 है, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है सर, एक बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, नियम आपने सिखाया था, सिग्मा बॉन्ड गिनिए, लोन पेयर गिनिए। मैं आपको न जाने कब से बोलता आ रहा हूं, आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी बोला था, एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में भी बोला था, पढ़ के जाना, हाइब्रिडेशन क्वेश्चन आया था, हायर एजुकेशन में बोला था पढ़ के जाना, 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो संकर्ण से क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं है और सिलेबस में क्लियर मेंशन भी है। ठीक है, तो भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं सर? यहाँ पे 4 हैं, लोन पेयर कार्बन पे एक भी नहीं है, 4 का मतलब एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल, तो सर इसका संकरण तो sp3 आना चाहिए। डबल बॉन्ड का निकाल के देख लेना सर, sp आएगा, सेम डबल बॉन्ड है sp, सेम डबल बॉन्ड है sp, तो सारे बाकी डबल बॉन्ड है, मतलब पहले का sp3 बाकी सारे sp होने चाहिए, पहले का sp3 अच्छा सॉरी डबल बॉन्ड का sp2 होता है ना, सॉरी नॉट sp, sp2। ठीक है, निकाल के देखना, तो जल्दी से देखो sp3 बाकी सारे sp2, ठीक है, sp3 बाकी सारे sp2। अच्छा ये कहां से sp, मुझे लगता है ऑप्शन ही गलत है ना, sp3 है, अच्छा पहले sp3 जो नहीं है वो तो हटा लो, तो ये sp3 है, फिर ये sp2 है ना, तो मतलब यहाँ कहीं मिसप्रिंट हुआ है ना, तो इसमें ऑप्शन कोई सही बैठ ही नहीं रहा। बाकी देख सकते हो सर, ये डबल बॉन्ड है sp2, ये भी डबल बॉन्ड है sp2, ये भी डबल बॉन्ड है sp2, है ना, 2 सिग्मा यहाँ भी है। अच्छा एक मिनट रुको, ये सिग्मा 2 सिग्मा है, ये sp आना चाहिए, सही तो है, नॉट sp2, है ना, ये तो sp आना चाहिए, ये आएगा sp2, ये आएगा sp2, ये तो sp आएगा, है ना, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, सिग्मा और सिग्मा, 2 सिग्मा sp, सही है। तो कौन सा बना? सी ऑप्शन बना। ठीक है, काहे कंफ्यूजन हो रहे, निकाल के देख लो ना, डायरेक्ट काहे बता रहे हो, है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे बोला हमसे कि भैया डीएनए का एक सीक्वेंस है। देखो ये क्वेश्चन आईआईटी जैम है ना, बहुत जगह क्वेश्चन आ चुका है, नेट में भी पूछ चुका है ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न नेट में भी आ चुका है कि भैया अगर कोई डीएनए का जो सीक्वेंस है वो AT GC TT AG है, तो बताओ उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा। हम सभी जानते हैं अगर ये डीएनए का स्ट्रैंड है ना, तो भैया ये डबल हेलिक्स जो उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हम सभी जानते हैं अगर यहाँ A होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ T होगा, है ना, इनके बीच में एक बॉन्ड होगा, जिस बॉन्ड से जुड़े होंगे उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सिंपल सी कहानी जानते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कहानी, अब सुन लो ओवरऑल कहानी क्या है, ध्यान में रखनी है इस तरह के क्वेश्चन करने का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। ए अगर हमारे पास है जिसको हम एडिनिन कहते हैं, है ना, एडिनिन कहते हैं, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो हमेशा थाइमीन होगा, T होगा। ठीक है, थाइमीन होगा, ये ध्यान में रखना। ए के साथ हमेशा T होगा, तो T के साथ कौन होगा सर? सिमिलरली ए होगा। अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब हमारा मेन स्ट्रैंड ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड T होगा, यदि T है तो उसका रिवर्स ए होगा। ठीक है, तो ATGC ऐसे करके याद कर लो, है ना। G क्या आपका? ग्विनिन है, ठीक है, ग्विनिन है, ये सभी जानते हैं आप, बेस पेयर है, और C क्या है? साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन है। एक बार सभी इनका स्ट्रक्चर भी देख के जाएंगे, पढ़ा चुका हूं सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ A to Z बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ा है 1.5 घंटे का। ठीक है, तो अब इस बात है जरा देख लो, A है, A का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर T होना चाहिए, T का A होना चाहिए, G का C होना चाहिए, C का G होना चाहिए, T का A होना चाहिए, T का A होना चाहिए, G का C होना चाहिए, A का T होना चाहिए, तो TAGC वाला होना चाहिए, TACGAACT मतलब पहला ही है, फिर तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरा वाला देखो TA, ये है ही नहीं, इसके बाद देखो TA, अच्छा यहाँ भी है, C है ना, फिर GAACT, तो AACT यहाँ भी नहीं है, TA ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करके जाइएगा, ध्यान में हमें रखना है इस तरह के क्वेश्चन को।
चलिए ब्यूना एन, देखो ब्यूना एस मैंने आपको टेस्ट सीरीज में दिया था, एग्जाम में आया था कि एस उसमें क्या होता है, स्टाइरीन होता है, पढ़ाया था। ऐसे ब्यूना एन, ठीक है, कह रहा है ये किसका कोपॉलीमर होगा, तो जल्दी से बताएं किसका ये कोपॉलीमर होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्राइल नाइट्राइल कहीं दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक्राइल नाइट्राइल नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब बी और सी में से कोई हो सकता है। और एक्राइल नाइट्राइल के साथ हमें क्या चाहिए होता है, ब्यूट 1,3 डाइन चाहिए होता है, तो मतलब सी नहीं है, बी ऑप्शन हो गया। तो क्या चाहिए होता है सर, ब्यूट 1,3 डाइन चाहिए होता है, ठीक है, प्लस आपका एक्राइल नाइट्राइल चाहिए होता है, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CN है, ठीक है, एक्राइल नाइट्राइल और आपका ब्यूट 1,3 डाइन है। अगर इससे अगर आप कोई पॉलीमर बना रहे हैं तो वो ब्यूना एन बनेगा, ठीक है, जिसको हम सिंथेटिक रबर नाम से भी जानते हैं। ठीक, देखो टेस्ट सीरीज में आपको मैंने वल्कनाइजेशन भी दिया था, एग्जाम में भी पूछा था, है ना, वल्कनाइजेशन क्या होता है, सल्फर को ऐड करना। मैंने आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिया था, एग्जाम में डायरेक्ट सिंपल पूछा था कि वल्कनाइजेशन में हम कौन सा जो है एलिमेंट जोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखो Cu का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, और ऑब्वियस बात है हमारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन हार्ड थोड़ी ना आने वाले हैं, इजी क्वेश्चन भी तो आएंगे, सॉल्वेबल क्वेश्चन भी तो आएंगे। तो हम सभी जानते हैं Cu कितना होता है सर, Ar3D10 4s1 होता है ना। अपने आप को कंप्लीटली फिल स्टेबल बनाने के लिए, हालांकि होना तो ये चाहिए जब हम निकालते हैं Ar3D9 4s2, है ना, बट हम सभी जानते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी, है ना, सिमेट्रिकल वाला नेचर, कंप्लीट फिल स्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो ऑब्वियस बात है उसके अकॉर्डिंग Ar3D10 4s1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी तो देखो D6 D4 D10 ओनली हट गया। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है ANBR, एनसीईआरटी से मिलता जुलता क्वेश्चन। रिएक्शन अगर देखूं सर, ये एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, इस पे क्लोराइड है और एनहाइड्रस AlCl3, इसको देख के समझ में आ रहा है कि सर ये फ्रीडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, उसमें एल्काइलेशन है। और ऑब्वियस बात है हमारे सिलेबस में हेलोजन चैप्टर साफ साफ दिया है, मतलब हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो इस तरह का प्रश्न बनना बिल्कुल ही लाजमी है। ऊपर से ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को भी डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहती है CH3 का होल ट्वाइस CH, अच्छा ऐसे कॉम्प्लेक्स हमें दिया है, ठीक है, हमें दिया है देखो CH3 का होल ट्वाइस, मतलब ये है ना C, फिर इस पे दिया H, फिर आगे दिया CH2, इस पे दिया Cl, इसकी रिएक्शन कराने एनहाइड्रस, है ना, शुष्क AlCl3 से। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है सर, Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम के पास जाता है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं CH3, ये मिला CH, ये मिला CH3 और ये मिला CH2। सर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, ऑब्वियस बात है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Al से बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा AlCl4, इस पर आएगा सर माइनस चार्ज। सर यहाँ CH2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, जो इलेक्ट्रॉन देता है सर उस पर प्लस चार्ज आता है, तो डेट मीन्स यहाँ मुझे मिला कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, है ना। और ये सर ऐसा कार्बोकैटायन है, ऐसा कार्बन है जिसपे केवल एक ही इतना बड़ा ग्रुप जुड़ रहा है, तो उसको हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और सर प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और इसका नाम क्या बनेगा सर, 4 क्लोरीन है, टेट्रा, है ना, 4 क्लोरीन है तो क्लोरो। सर एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज, जब माइनस चार्ज आता है तो उसके लास्ट में 8 लगता है, तो एल्यूमिनेट बन जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देखना, इसकी थर्ड आएगी, है ना, थर्ड आएगी, और सर ये आयन है तो आयन लगा देना, तो टेट्रा क्लोरो एल्यूमिनेट आयन, यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स दिखाई दिया, साथ में कार्बोकैटायन दिखाई दिया। अब हमें पता है सर ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 से यदि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाए, इस शिफ्टिंग को हम 1,2 विटमोर शिफ्ट कहते हैं। ये सब बीएससी में हमारे गिवन होता है ना, 1,2 विटमोर शिफ्ट कहते हैं, ठीक, या फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी कहते हैं। और ये होता अगल बगल वाले कार्बन पे है ना, ये इसलिए होता है ताकि रीअरेंजमेंट हो जाए और जो आपका कार्बोकैटायन है ये अधिक स्टेबल हो जाए। तो आप देखेंगे CH, ये CH2 और ये CH3। सर देखना जरा, ये कार्बन CH3 ग्रुप पूरा उठ के CH2 पे चला गया, तो देखो CH2 पे CH3 लगा दिया। सर इस कार्बन पे अब 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन, 3 ही बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सर इस पे प्लस चार्ज आएगा। आई थिंक आपको समझ में आया, ये दूसरे तरीके का कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज होके, सर इसको हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहेंगे। क्यों कहेंगे सर, सिंपल सा रीजन है, ये ऐसा कार्बन है जिसपे एक ग्रुप, 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप वाले को सेकेंडरी कहते हैं। और हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जानते हैं कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। और इसके अलावा ओवरऑल ऑर्डर भी पढ़ा चुका हूं कार्बोकैटायन का, प्रश्न पूछे जाने वाले के बिल्कुल चांसेस हैं, मान के चलो कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सबसे प्रश्न पूछे जाने के बहुत चांसेस बनते हैं। क्लियर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बीएससी लेवल पे एग्जाम है, लेवल अच्छा रखना है, ठीक। तो चलिए, हमें यहाँ ये गिवन था, हमने रीअरेंज करा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। अब आप सभी को पता है आगे ये बेंजीन जाके इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाएगा, मैं इसकी आगे मैकेनिज्म नहीं करा रहा, बट समझिएगा कि यहाँ पे जब बेंजीन इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है ना,
यहाँ प्लस चार्ज है, तो बेंजीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, डायरेक्ट मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूँ, समझिएगा। ये बन जाएगा CH, है ना, यहाँ बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह आप देख सकते हैं, BSc वाली मैंने बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ाई है, मैकेनिज्म उसमें अच्छे से कराया है। ठीक सर, इसका नाम क्या बना, कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2 पे लगा है फिनाइल, तो नाम हो जाएगा 2 फिनाइल, 4 कार्बन है ब्यूट और सभी सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं एन, तो 2 फिनाइल ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें ऑप्शन में दिया टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो देखो जरा, इसका कॉमन नाम दिया है, तो हमें दिख रहा है ये कार्बन जिसपे 4 है ना, और ये आइसो ग्रुप की तरह है ना, आइसो मतलब सेकेंडरी वाले को ही आइसो कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, है ना, आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो इस सेकेंडरी वाले को हम आइसो ग्रुप कहते हैं, सेकेंडरी कह लो या आइसो कह लो, जनरली एक ही बात होती है। ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल कब होता, जब सर ये CH3 होता, ये C होता, इस पे एक और CH3 होता, ये एक और CH3 होता, तब ये बेंजीन लगा होता। ठीक है, तो ऐसा कार्बन जिसपे 3 ग्रुप हैं तो उसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, है ना, टी ब्यूटाइल मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, और ये बेंजीन से लगा तो बेंजीन नाम हो जाता, बट हमारा ये प्रोडक्ट तो है ही नहीं, तो सेकेंडरी या आइसो ब्यूटाइल वाला आंसर होना चाहिए। तो टर्शरी में यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, टर्शरी में यहाँ से हटा देता हूँ, तो आइसो ब्यूटाइल वाला आंसर होना चाहिए। इसके बाद बी को भी जल्दी से बना लेते हैं। बी हमारा क्या है, बी है सर हमारा CH3, ये CH3 और सर ये आगे दिया है CH2 और ये दिया Cl। अच्छा, ये शायद, है ना, CH पे ही Cl लगा है, आगे CH2 नहीं दिया, क्योंकि फिर तो सेम ही हो जाएगा। ये ऐसे दिया है CH, ये Cl और सर दिया है AlCl3। सर ये Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके Al पे जाएगा, सर ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा CH3, सर इस पर आएगा प्लस चार्ज और सर ये आ जाएगा AlCl4 और इस पर आएगा माइनस। ठीक है, अब यहां पे पॉसिबिलिटी है नहीं स्टेबिलिटी की, वाई, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और यदि आप हाइड्रोजन शिफ्ट करके यहां करेंगे भी तो सर प्राइमरी बनेगा, और प्राइमरी स्टेबल होता नहीं इसलिए बनेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं यहां तो डायरेक्टली सेकेंडरी बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है बेंजीन आएगा, है ना, इसके साथ डायरेक्ट जुड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देके जुड़ेगा, बाकी मैकेनिज्म वगैरह सीखने में बता ही चुका हूं। तो ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा CH3। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी सर, बहुत सिंपल बात है, हमें क्लियर हुई। ठीक, तो हम देख रहे हैं सर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, हम सभी जानते हैं इसको हम आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह देते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपको मिल रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वहां मिल रहा था आइसोब्यूटाइल, है ना, क्योंकि एक और CH2 था, CH2 CH3 था। ठीक है, यहाँ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, तो 2 हमें ऑप्शन मिलने चाहिए, कॉमन नेम भी हमें पता होना चाहिए। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन, एन तो नहीं मिल रहा, अगर लास्ट से जुड़ा होता तो एन प्रोपाइल होता, तो आइसोप्रोपाइल मिल रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो भैया इस तरह के क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो माइंड को ओपन करके जाना है, बंद नहीं करना है। अच्छा, कह रहा है जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। चलो ये रिएक्शन दिया है, बेंजीन दिया है सबसे पहले। ठीक है, तो बेंजीन बना लेते हैं। ठीक है, इसमें डाल रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट कर रहा है, तो सर इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आता है सर, NO2 ग्रुप आता है। सर ये नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, है ना, पर बेंजीन तो हमारे सिलेबस में है नहीं बेटा जी, ध्यान रखना, बेंजीन नहीं है, एरोमेटिसिटी हमारे सिलेबस में है, नाइट्रेशन हमारे सिलेबस में है ना, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, इसलिए प्रश्न पूछे जाने के चांस बनते हैं। फिर मत कहना सर बाहर से आया। ठीक, फिर सर हमें दिया है ZnHCl। सर अगर ZnHCl दिया हो, SnHCl दिया हो या फिर FeHCl दिया हो, ऐसी कंडीशन में यहाँ पे रिडक्शन होता है। हम क्या करते हैं सर, यहाँ पे आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है सर, 2 हाइड्रोजन तो NH2 पे आके जुड़ जाएंगे और सर बचे हुए 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ निकल जाएंगे ना, 2H2 ऐसे निकल जाएंगे। सर आपको क्या मिल गया, इसको तो भली बात ही जानते होंगे सर, एनिलीन मिल गया। इसके बाद फर्दर क्या कर रहे हैं, इसके बाद X मिला। ठीक है, X में NaNO2HCl डाल रहे हो, भाई ये रिएक्शन तो बहुत ही भली बात ही आप जानते हो, है ना। आप HNO2 बना रहे हो, कैसे बनाते हैं HNO2 सर, आप लेते हो NaNO2 और इसमें मिलाते हो HCl। जब आप ये मिलाते हो तो आपको मिलता है HNO2 और साथ में मिलता है NaCl, होनो, याद है होनो, और इस होनो को रिएक्शन को हम डाई एजोटाइजेशन कहते हैं, डाई एजोटाइजेशन। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट हाँ इस तरह की कन्वर्जन वाली रिएक्शन में आप सबको ये बीच में दे सकता है। तो हम जानते हैं जब हम डाइजोटाइजेशन करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मिलता है ना, इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को एजो ग्रुप कहते हैं, प्लस चार्ज है इसलिए ईएम लगाया और सर ये बन गया क्लोराइड। ठीक है, और इसके बाद आपने लास्ट डाला H2O, अरे वाह क्या ही रिएक्शन डाली है ना, H2O H3PO2 ये डाला है।
सर ये डालते हैं तो ये वापस से बेंजीन में कन्वर्ट हो गया, मतलब कितना पागल बनाया, इतनी रिएक्शन घुमाई, H2O H3PO2 डाला, सर ये वापस से बेंजीन मिल गया। क्या मिल गया सर? बेंजीन मिल गया। मान लो अगर यहाँ बॉइलिंग वाटर लिख देते तो, बॉइलिंग वाटर लिख देते, या फिर यहाँ स्टीम लिख देते, स्टीम, तो क्या मिलता? तो सर फिनॉल मिल जाता है ना, फिनॉल मिल जाता। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी सी रिएक्शन है, राइट आंसर इज द बी, बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। और लास्ट में आके फंसते हैं कि यहाँ क्या होगा सर, है ना। तो ध्यान रखना, जब आपका बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड में H2O H3PO2 डालोगे तो सर वह बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब देखो जहां से रिएक्शन शुरू करी घुमा फिरा के वहीं पहुंचा दिया। आगे देखो, अमंग द फॉलोइंग एसिड विच हैव द लोवेस्ट pKa वैल्यू, सर जो pK आया है ना, pKa वैल्यू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, अम्लता के, यह V समान अनुपाती होती है। और ध्यान रखना यहीं पे जो Ka वैल्यू होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिटी के। तो एग्जाम में जरा देख लेना भैया, pKa पूछा है या Ka पूछा है। ऐसे ही अगर आपको pKb दिया है तो वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेसिसिटी के, क्षारता के, है ना, अम्लता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pK। ऐसे यहाँ Kb लिखा है तो ध्यान रखना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्षारता के, बेसिसिटी के। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अब ये बोला है सबसे अधिक किसकी होगी, तो बेटा जी आप सभी जानते हैं यहाँ COOH ग्रुप लगा है, सभी में कॉमन बात। COOH ग्रुप एक एसिड ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जब ये H+ देता है तो ये बना कार्बोक्सिलेट आयन जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। और हमने देखा था इस तरह के रेजोनेंस को हम सर सिमेट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं न जाने कितनी बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो अनुनादीय ढांचे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक। तो हमें समझ में आ रहा है सर ये COOH ग्रुप है। फिर हमने पढ़ा था अगर COOH पे इलेक्ट्रॉन देने वाला +I वाला ग्रुप लग जाएगा, +I वाला ग्रुप लग जाएगा, तो +I वाला ग्रुप जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में पढ़ा चुका हूं। सर अगर -I लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और -I इलेक्ट्रॉन है ना, -I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। तो हमें ये देखना है कि भैया +I लगा है या -I लगा है। चलिए जल्दी से देखते हैं, ये CH3CH2 ग्रुप है। सर ये CH3CH2 ग्रुप ये सभी R मतलब जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, तो ये सर +I दिखाएगा। सर ये भी देखो CH3CH2CH है ना, तो ये भी +I, क्योंकि जितने भी एल्काइल ग्रुप में सभी इलेक्ट्रॉन देंगे +I करेंगे। और अभी हमने पढ़ा +I अम्लता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर देखो यहाँ SCOOH, H तो ना ही इलेक्ट्रॉन देता ना ही लेता, ये बीच में होता है, मतलब अगर ये -I है, ये H है, इसके बीच में इधर +I होगा, ऐसे होगा, ठीक। फिर इसके बाद देखो यहाँ सर CH3 है तो ये भी +I होगा। अब हमें ये समझ में आया SCOOH, इसमें H है तो मतलब ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें +I -I कुछ नहीं है। इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? SCOOH होगा। बट हमसे पूछा है कि लोवेस्ट pKa, अब लोवेस्ट pKa किसका होगा? ऑब्वियस बात है, जिसकी अम्लता सबसे अधिक होगी उसके pKa की वैल्यू इतनी ही कम होगी। तो FCOOH सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा एसिडिक है ना, और सबसे ज्यादा सर ये एसिडिक है, तो उसकी pKa की वैल्यू क्या होगी सर? सबसे कम होगी। और ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत मैक्सिमम चांस बनते हैं। अगर मान लो यहां पूछे ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले एसिडिटी का ऑर्डर, सर एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी SCOOH की, है ना, फॉर्मिक एसिड की। इसके बाद कौन होगा सर? CH3COOH, क्योंकि जितना कम एल्काइल ग्रुप उतना +I कम, और जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना +I ज्यादा, ठीक है। इसके बाद कौन होगा सर? CH3CH2COOH होगा। सर सबसे लास्ट में कौन आएगा? CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH आ जाएगा। सर ये एसिडिटी अम्लता का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा ये होगा। तो pKa का क्या ऑर्डर हो जाएगा सर? pKa का ऑर्डर निकालोगे तो ऑब्वियस बात है रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी अम्लता अगर अधिक है तो उसके pKa की वैल्यू सबसे कम होगी, तो ऑर्डर बस रिवर्स हो जाएगा। अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, तो pKa के लिए ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मतलब 4 की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन हो जाएगी 3rd, है ना, देन हो जाएगी 2nd और सबसे कम हो जाएगा 1st, ठीक। क्यों? क्योंकि pKa एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाओ, एग्जाम में डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आया था। इस तरह के देखो ना जाने कितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं टेस्ट सीरीज में। अब समझ में आया टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है। काफी बच्चे अब भी नहीं समझते व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्ट सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा मेरी ही टेस्ट सीरीज को लगाइए, पर आप समझिए जब आप क्वेश्चन लगाते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हम गलत क्वेश्चन को करने से बचते हैं, हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन हमें करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन हमें छोड़ना है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें पता चलती है टेस्ट सीरीज, ठीक। इसलिए कहता हूं टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, जरूरी नहीं है मेरी लगाओ भैया, दुनिया भर की किताबें आती हैं, है ना, कोई भी किताब उठा के लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपना कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि भैया मेरी ही बेस्ट है, नहीं, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है अगर उसमें क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस लगाइए। बट ये है कि
टेस्ट सीरीज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें बस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सीखते हैं। अगर आप विद इन द टाइम टेस्ट सीरीज या टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, है ना, एग्जाम वाला माहौल बनाकर उसने ही टाइम में क्वेश्चन देने की प्रैक्टिस करोगे तो वो बेनिफिट आपको यहां मिलेगा। प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी मैं नहीं दे रहा आपको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे आने के चांस होते हैं, रिलेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है वो मैं आपको यहां पे देता हूं। ठीक, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो बेटा जी अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, एसिडिटी हम सभी जानते हैं COOH ग्रुप, है ना, इस पे अगर -I ग्रुप लगेगा तो अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि -I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और, -I जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी क्षारता के, ऐसे ही +I जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अम्लता के, एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही जो ये +I है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी के, ये भी ध्यान में रखना है, बेसिसिटी के। ठीक है, तो +I एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एसिडिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के। ये सारे रिलेशन एक ही बार में याद कर लो, है ना। चलो अब -I, अब हमें देखना है F लगा है, Br लगा है, Cl लगा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर, सबसे ज्यादा -I कौन दिखाएगा, फ्लोरीन दिखाएगा, देन कौन दिखाएगा, क्लोरीन दिखाएगा, देन कौन दिखाएगा, ब्रोमीन दिखाएगा, और भैया CH3 तो +I इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, +I होता है, +I एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सबसे कम कौन होगा, CH3। अब ऑर्डर देख लो, है ना, F वाला, देन Cl वाला, Br वाला, ये वाला, तो C ऑप्शन सही लग रहा है। क्लियर है बात, सिंपल सा फंडा है। ठीक, आगे देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म इन एल्डोल कंडेंसेशन, जो एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या होता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिन पे अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन मतलब सर ये ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सर इस पे 3-3 लग रहे हैं तो इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना बहुत जरूरी होता है। सर ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, मतलब दो एल्डिहाइड ऐसे आपस में रिएक्ट करेंगे, कंडेंस होंगे जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। सर ये ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे भी 3-3 अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं। इसको हम जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, लाइक NaOH, लाइक KOH, है ना, काफी जगह पे C2H5ONa भी ले लेता है। ठीक, और इसमें ऑब्वियस बात है थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन भी ले लेगा। तो हम देखेंगे अगर जब ये आपस में कंडेंस होते हैं तो कुछ इस तरह का आपको प्रोडक्ट मिलेगा, CH3, C, इसमें मिलेगा O, इसमें मिलेगा H, फिर ये मिल जाएगा आगे CH2 और ये मिल जाएगा COOH वाला ग्रुप। तो आप देखेंगे इसमें आपको एल्डिहाइड और एल्कोहल, इसी को नाम को हम कहते हैं एल्डऑल, है ना, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो इसका नाम बन गया एल्डोल, एल्डिहाइड और एल्कोहल एल्डोल, है ना। ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, जनरली जो प्रोडक्ट है उसी का कंबाइंड नाम आपको दे दिया। अब इसका नाम क्या बना, सर आप सभी जानते हैं ग्रुप है, ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, दूसरा है बीटा। सर बीटा पे OH ग्रुप दिख रहा है, हाँ जी बीटा पे एक OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सर इसका नाम हो जाएगा। और सर अगर मान लो आपने कीटोन लिया है तो नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखो ए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मुझे तो पहला ही सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। अल्फा नहीं होता, अल्फा नहीं होता, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, एसिड कहाँ मिलता है भैया, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, है ना। अगर आप कीटोन ले रहे हो, इधर भी CH3 ले रहे हो, इधर भी CH3 ले रहे हो, तो यहाँ भी प्रोडक्ट में यहाँ CH3 मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा, सिंपल सी कहानी है। ठीक, तो या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, या एल्डोल की बात होती है। अगर इसका IUPAC नेम लिखना वो भी लिख सकते हो, सर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, और IUPAC नेमिंग भी पूछी जाती है, मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में भी आगाह किया था, IUPAC सीख लो, कब से सिखा रखी है IUPAC, अब तक पढ़ी है वीडियो, काफी बच्चों ने देखी भी है, और सेम इसमें ही बोला था IUPAC आई थी, 2-2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इसको 2 क्वेश्चन पक्के करने, उसने IUPAC अपनी पक्की करी होगी। यहां भी देख लो उसका IUPAC अगर लिखना है तो क्या बनेगा, 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड जोड़े एन, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड है ना, तो ब्यूटेन 1 अल है, ऑल नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट, अच्छा खत्म हो गया ना क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन। तो भैया हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स हमारे सिलेबस में दिया है, तो देखो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा रहा है ना एल्काइल ग्रुप पे, तो भैया हमें ये बताना मेजर प्रोडक्ट कहां बनेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि सर यहां जुड़ जाए, इस हाइड्रोजन पे जुड़ जाए, इस हाइड्रोजन पे जुड़ जाए। सभी पॉसिबिलिटी को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सर जब भी ये ब्रोमिनेशन करते हैं, पहली बात सर वहां पे फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनता है। मुक्त मूलक का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आई थिंक आप सभी को रिवाइज होगा कि सबसे ज्यादा टर्शरी होता है, देन सेकेंडरी होता है, देन प्राइमरी होता है, देन मिथाइल फ्री रेडिकल होता है। अब जरा मैं इस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 तीन पोजीशन पे बना के देखूं, बाकी आप जिस भी पोजीशन पे बना के देखोगे वो सब थर्ड पोजीशन ही होंगी, है ना, सब ये बाकी थर्ड पोजीशन ही है, एक जैसे ही कार्बन है। ठीक है, तो अगर मैं कार्बन नंबर 1 पे अगर Br ग्रुप को जोड़ता हूं तो समझना जरा,
यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये बनेगा CH3 रेडिकल। सर ऐसा कार्बन जिसपे एक ग्रुप हो उसको हम प्राइमरी फ्री रेडिकल कहते हैं। ये कार्बन नंबर 1 पे बना है ना, कार्बन नंबर 1 पे बना, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे C1 पे बना। सर इसके बाद मैं C2 की बात कर रहा हूं, देखो इस कार्बन की, जब इस कार्बन पे बनेगा तो सर यहां भी पॉसिबिलिटी होगी फ्री रेडिकल बनने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर सेकंड पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, तो यहां भी एक सर फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। ऐसा कार्बन जिस पे एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा, 3 ग्रुप हैं, तो सर ये टर्शरी है, मतलब C2 जो है टर्शरी है। कैसा है? टर्शरी है। बस यही चेक करना है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल कहां स्टेबल बनेगा, और ये पता होना चाहिए कि जब ब्रोमिनेशन होता है तो फ्री रेडिकल टाइप होता है। सर इस वाले कार्बन पे आ जाओ, है ना, 5 कार्बन है ये रहा। सर कार्बन नंबर 3 पे आ जाओ, तो यहां बनेगा फ्री रेडिकल, इस पे एक ग्रुप, तो 2 ग्रुप है, सेकेंडरी बना, तो C3 वाला सेकेंडरी बना। अब ऑर्डर देख लो। सर ऑर्डर हमने देखा कि टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर टर्शरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा प्रोडक्ट होना चाहिए स्टेबल। तो देखो कहां बनना चाहिए, C2 कार्बन पे आपका जो Br ग्रुप है, आप सभी को पता है Br अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वही फ्री रेडिकल की तरह आएगा। चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन स्टेप सिखाए थे सर, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो देखो Br सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए, वही स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो यहां जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, यहां सेकंड पे जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा, सर यहां जुड़ रहा है, देखो सेकंड वाले कार्बन पे जो हमने लिया, ठीक है, तो यही सही उत्तर होगा। आगे SN1 SN2 क्लियरली सिलेबस में मेंशन है, मतलब प्रश्न आने के तो 100% चांस है ना। और मैंने एक एक क्लास में दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, एक क्लास में SN1 पढ़ाया, एक क्लास में SN2 पढ़ाया, करके जाओ। जो सिलेबस में मेंशन है एटलीस्ट से तो मैं अपना 100% तैयार करूं, है ना। तो ये पूछा है कि SN1 में ऑर्डर क्या होगा। SN1 के लिए हम सभी जानते हैं पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी होगा, देन प्राइमरी होगा। वही चीज हमें यहाँ लगानी है। सर अभी हम सभी को पता है Br एक लीविंग ग्रुप है, लीव आउट हो जाएगा, लीव होगा तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, है ना। तो सर ये ऐसा कार्बन जिसपे एक ही ग्रुप है तो ये बनाएगा प्राइमरी। सर देखो यहाँ से Br निकल जाएगा, जब Br निकल जाएगा तो ये ऐसे बनेगा, देखो डबल बॉन्ड, ये Me और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, है ना। और सर जब Br यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहाँ है Me, यहाँ है Me और सर यहाँ आएगा प्लस चार्ज। सर अगर मैं B और C को अगर कंपेयर करता हूं तो सर ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है कि नहीं सर? क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है। सिमिलरली इस कार्बन पे एक ग्रुप इधर है, एक ग्रुप इधर है, ये भी सेकेंडरी है। बट सर इस वाले पे डबल बॉन्ड है, एलाइल वाला कार्बोकैटायन है और एलाइल में डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड शिफ्ट होने का मतलब रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, और सब अनुनाद होगा तो उसके 2 अनुनादीय ढांचे बनेंगे। और हम जानते हैं जहां भी रेजोनेंस होता है सर वहां स्टेबिलिटी आती है ना, वहां स्टेबिलिटी आती है। तो ऑब्वियस बात है सर यह जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये ऑब्वियस बात है क्योंकि रेजोनेंस है इसलिए अधिक स्टेबल है। एलाइल वाला कार्बोकैटायन ज्यादा अधिक स्टेबल होता है, इसलिए ऑर्डर पता चल गया कि बी सबसे ज्यादा होगा, देन सी होगा और ए तो प्राइमरी है सबसे कम होगा। तो बी सी ए सही आंसर होना चाहिए जो कि बी है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न बिल्कुल तैयार रहिए, देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। आगे किसमें सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म है, ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसपे एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होंगे, है ना। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, जो असंयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं, ठीक। तो वहां पे जहां ज्यादा होंगे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ध्रुवीय आघूर्ण अधिक होगा, ऑब्वियस बात है वहीं पे ही हमें पैरामैग्नेटिज्म, है ना, अनुचुंबकीयता, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के साथ या बोलो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ अट्रैक्ट होने की क्षमता वहां ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस बात है Cr है +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X बराबर +3 आएगा। क्यों? क्योंकि सर वाटर न्यूट्रल होता है। पहली बात हम सभी को यहाँ वाटर दिया है, जल दिया है। सर जल एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल है, ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। 6 वाटर है तो 6 × 0, Cr का निकालने से X मान लेता हूं, ओवरऑल चार्ज +3 है तो X बराबर +3 आ गया। सर Cr को अगर मैं देखूं, इसका एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar 3d5 4s1 होता है, हम सभी जानते हैं। सर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब ये बचा Ar 3d3 और 4s0, है ना। तो 3d3 है मतलब इसके d में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और तीनों के तीनों सिंगल सिंगल है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के 3, ठीक। नेक्स्ट निकाल लो FeH2O का होल 6, मैंने बताया H2O न्यूट्रल होता है, जो चार्ज इस पे होगा वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, मतलब +2 होगी, ठीक है।
तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी कितनी आई। अच्छा ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो जो मेटल पे ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, और लिगेंड से जुड़ने के बाद जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आती है वही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। बट इन सभी में वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वही सेकेंडरी वैलेंसी होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहां से भी बनने के चांसेस बनते हैं। तो x बराबर सर मुझे दिख रहा है यहाँ पे +2 है, तो Fe के केस में +2 है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, Fe है, Fe आयरन 26 होता है परमाणु क्रमांक, Ar 3d6 सर 4s2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बचा Ar कितना 3d 4s से 2 निकल गए, 3d6 4s0, तो भाई 3d6 है, मतलब d में 6 इलेक्ट्रॉन है, बढ़ लो है ना, 2 3 4 5 6, मैंने हुन्स का नियम डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद और कौन गिवन है, Cu गिवन है, Cu पे भी +2 है ना, Cu +2 डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, अब तो समझ में आ रहा है। सर ये बना Ar 3d9 है ना, 4s0, d9 है तो भैया एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन ये होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सर यहाँ 1 है, सर यहाँ पे 4 है, और लास्ट क्या है जिंक। अरे भैया जिंक तो पहले ही अपने आप में खुश है, इसके तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी जानते हैं, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे +2, हम सभी जानते हैं ये बनता है Ar 3d10 4s2, और ऑब्वियस बात है s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि +2 है, तो Ar 3d10, भैया इसके डी में तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हैं, है ना, d10 का मतलब डी में सारे 10 के फुलफाल 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 फुलफाल, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, और जिस पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं सर वो प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित नहीं होता है, या फिर डी में 0 हो जाए, है ना, तब भी n बराबर 0 है, ठीक। और अब देखो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सर आयरन के पास है, n बराबर 4 है ना, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है आयरन के पास, तो भैया आयरन यहाँ पे सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा। आ जाओ, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, इसमें पहला स्टेप स्लो स्टेप हो रहा है, सेकंड स्टेप फास्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं SN1 रिएक्शन दिखाई दे रही है, और SN1 रिएक्शन का ग्राफ याद कीजिए C हो जाएगा, है ना, याद है, पहला स्टेप स्लो स्टेप तो ऊपर तक जाएगा, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप तो भैया दूसरा पहाड़ नीचे होगा, तो A में दूसरा पहाड़ ऊंचा दिखाई दे रहा है, गलत है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। ध्यान रखना, स्लो स्टेप का पहाड़ ऊंचा, फास्ट स्टेप का पहाड़ नीचा, क्यों, रीजन दे चुका हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। 2 स्टेप हो रहे हैं तो भैया B तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही स्टेप हो रहा है, ये SN2 दिखा रहा है, ठीक। तो भैया यहाँ A स्टेप जो कि स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप का पहाड़ ऊंचा होना चाहिए, जो कि गलत है, तो बचा भैया ऑप्शन नंबर C, यही सही आंसर होगा। SN1 रिएक्शन रिवाइज कीजिएगा, सब पढ़ा चुका हूं। आगे वेरी 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 प्यारा क्वेश्चन है ना, और टेस्ट सीरीज में जब ये क्वेश्चन दिया गया तो काफी बच्चों ने इसका आंसर जो है गलत ही निकाला, ठीक है ना, वो पता नहीं इसमें डायरेक्ट E0 की वैल्यू कैसे जोड़ घटा के निकाल रहे थे। बट ध्यान रखना, जब भी आपको E0 की वैल्यू गिवन हो और आपको मान ले कोई नया E0 निकालने को बोले, तो पहली चीज तो ये देखना कि सर ये E0 है, E0 है, और जब ये नया E0 निकालने को बोलेगा तो उसको निकालने के लिए हमें डायरेक्ट एनर्जी यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, उसकी गिब्स एनर्जी को जोड़ेंगे, ठीक। फिर ये ध्यान रखना है कि जब हम गिब्स एनर्जी को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपस में कुछ ऐसे प्लस या माइनस हो रही होंगी कि उससे ये इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी जरा देखते हैं। सर यहाँ पे E0 Fe का है ना, Fe 3 प्लस Fe में जा रहा है, 3 प्लस Fe में जा रहा है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, क्या इतनी बात से सभी सहमत हैं। देखो भैया ये Fe 3 प्लस है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो सर जब भी तो ये Fe बनेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, हाँ जी क्लियर सर, Fe 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe बन रहा है, ठीक। तो यदि Fe 3 प्लस है, सर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ये Fe में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो E0 की वैल्यू है Fe 3 प्लस और Fe की, ये हमें गिवन है सर -0.36 वोल्ट, ठीक। यहां दिख रहा है कि Fe 2 प्लस है, Fe में जा रहा है, तो सबसे पहली बात Fe 2 प्लस, सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा Fe में जाने के लिए, सर इसके E0 की वैल्यू जो है Fe 2 प्लस Fe की, सर ये वैल्यू गिवन है -0.439 वोल्ट, सर ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब जरा कुछ बातें ध्यान में रखनी है, हमें E की वैल्यू गिवन है, हम एनर्जी नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि इससे थर्ड इक्वेशन नहीं बनने वाली, तो हम क्या करेंगे, इसकी डेल जी की वैल्यू निकालेंगे, गिव्स एनर्जी। सर डेल जी नॉट बराबर कितना होता है, माइनस के NFE नॉट होता है, पहली बात। सर डेल जी नॉट निकालो तो कितना आया जरा देखो, डेल जी बराबर माइनस का n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए सर, 3 दिए, तो मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी ये आएगी -3 इंटू में F को F ही रहने दो क्योंकि तो कांस्टेंट होता ही है, इसकी वैल्यू रखोगे, खामखा सॉल्व करोगे, इससे बढ़िया जैसे रखा वैसे रखो, क्योंकि बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा समझाऊंगा। सर E0 की वैल्यू कितनी गिवन है, -0.36 वोल्ट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 छक्के 18, 3 9 10, है ना, ये आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा, है ना, माइनस का माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस,
प्लस का 0.108 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर इट इज? यस। आगे देख लेते हैं। ये तो आया इसके लिए, इसको मैं चलो 1 मान लेता हूं ना, 1 इसके लिए 1 के लिए आया, ठीक है, और इसको मैं 2 मान लेता हूं, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए करता हूं। डेल जी नॉट ऑफ 2, ठीक है जी, डेल जी नॉट ऑफ 2। तो भैया यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू कितनी जाएगी? 2 इंटू एफ। अच्छा, यहाँ इंटू में एफ भी लिखना मत भूलना, है ना, 2 इंटू एफ। और इसके लिए वैल्यू सर कितनी दी गई है? ये दी गई है माइनस का 0.439 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, है ना, लगभग इतना आ रहा है, 878 आ रहा है, ठीक है, 0.878 फराडे वोल्ट, है ना। तो डेल जी 1 आ गया, डेल जी 2 आ गया। अब जरा देखो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्वेश्चन चाहिए, वो चाहिए Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए और ये Fe2 प्लस बन जाए। क्या ये बन सकता है? हाँ जी बिल्कुल बन सकता है। Fe3 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो मतलब क्या करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 को घटा दूं, 1 माइनस 2 कर दूं, करो। तो ये बना Fe3 प्लस, ठीक है, मैं एक साथ ही सारी लिख के बता रहा हूं कैसे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, मैं से माइनस कर रहा हूं Fe2 प्लस, है ना, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो जरा मैंने ये करा है, ये करा है, अब सभी को समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही इक्वल टू में ये माइनस हो जाएंगे, क्या सर Fe ऊपर भी है Fe नीचे भी है, फर्स्ट इक्वेशन में भी Fe है, सेकंड में भी Fe है, ये भी माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गया तो ये 0 बन गया, है ना। तो ये कितना बनेगा देखो, Fe3 प्लस, ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और सर ये बचा माइनस Fe, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा प्लस का माइनस Fe, इक्वल टू में कितना बचा 0, है ना। तो इसको अगर रीअरेंज करके लिखो कितना बना Fe3 प्लस, है ना, ये माइनस का Fe इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये Fe बन जाएगा। भाई इस एरो को हम इक्वली मान के चलते हैं, तो हमारी ये क्वेश्चन बनी कि नहीं, जो हमें चाहिए थी ये तो बनी है कि सर Fe3 प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe2 प्लस बन गया। तो देखो जरा हमने जब सॉल्व करा 1 में से 2 माइनस करा तो हमारी यही क्वेश्चन तो बन गई, ठीक है। अच्छा Fe2 प्लस है, सॉरी Fe माइनस लिख रखा है, Fe2 प्लस है, क्लियर। तो ऑब्वियस बात है जब मैं इक्वेशन माइनस करता हूं तो इनकी डेल जी की वैल्यू भी सेम इस तरीके से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होगी? तो ऑब्वियस बात है जब मैंने यहां माइनस करा तो इनकी जो डेल जी की वैल्यू है वो डेल जी 1 माइनस के डेल जी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो डेल जी 1 की वैल्यू कितनी है? 0.108 वोल्ट फैराडे है, और ये कितनी है, प्लस का ही वैल्यू आ रही है ना, तो 0.878 फैराडे वोल्ट आ जाएगी। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, ये 8 में से 8 गया, 0 बचा, ये 7 बचा, और ये बचा 7 बचा, है ना, और ये आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की है, तो भैया माइनस में आ जाएगा, फैराडे वोल्ट हो गया। तो सर ये तो मेरे डेल जी, नेट डेल जी की वैल्यू आ गई, है ना, डेल जी नॉट की वैल्यू आ गई। अब मुझे मान लो या डेल जी 3 कह लो से, है ना, अब मुझे वैल्यू किसकी पूछी है? ई की पूछी है, तो हम जानते हैं डेल जी नॉट बराबर कितना होता है सर, माइनस का NF ई नॉट होता है। डेल जी 3 की वैल्यू जो आई है मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, है ना, 0.770 वोल्ट, है ना, और इक्वल टू में कितना है, माइनस का NF ई नॉट है, ठीक। अच्छा यहाँ फैराडे भी था, है ना, फैराडे वोल्ट था, तो सर देखो फैराडे से फैराडे कट गया लास्ट में, और n बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 0.77 वोल्ट, है ना। तो ये ई नॉट की वैल्यू आ गई। तो देखा आपने किस तरीके से हमने सॉल्व करा। ई नॉट को यहाँ डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, काफी बच्चों को इस प्रश्न में दिक्कत रहती है। तो देखो भैया कौन सा आंसर बन रहा है ना, ये प्लस में कहा आ रहा है, अच्छा कहा नहीं आएगा भैया, माइनस से माइनस कैंसिल भी तो हो गया, तो ये प्लस में तो आएगी वैल्यू, सही तो है ना। तो बी ऑप्शन हमारा होना चाहिए, ठीक। तो आई थिंक समझ में आया होगा, समझ में आया है, इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा, एनसीईआरटी में भी गिवन है, बाकी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करा दिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बनता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जरा अगला क्वेश्चन आप कीजिए, मैं जब तक इसको चार्जिंग पे भी लगाऊं, अगर लाइट गई होगी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आएगा, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है, बट मैं इसको पहले चार्जिंग पे लगाता हूं, अदरवाइज क्लास यहीं पे ही बंद हो जाएगी। कीजिए आंसर्स का कमेंट को मुझे कीजिएगा, कोई मत कीजिएगा, इसको चार्जिंग पे लगा दो। यस ये चार्ज पे लग गया, और बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब चार्जिंग होता है आई थिंक एम्पलीट्यूड मैग्नीफाई होता है, और जिसकी वजह से साउंड में दिक्कत आती है, पीछे से मी मी का साउंड आता होगा, सॉरी फॉर दैट, इग्नोर द साउंड प्लीज, ठीक है।
चलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खोलरास लॉ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट NaCl के लिए दिया है और हम जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टिविटी उसके आयंस के बराबर होती है, ये कहानी हम सभी ने पढ़ी है, ठीक है। तो ये कितनी दी है इसके लिए सर 126 है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट भी ध्यान में रखिएगा। और लैम्डा नॉट ऑफ KBr सर कितना दिया है, लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस इक्वल टू कितना दिया है सर 152 152 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, सिंपल सा प्रश्न है। और हमें पता है सेम पिछले क्वेश्चन की तरह प्लस माइनस, तो आज प्लस माइनस वाले एक जैसे क्वेश्चन में एक साथ ले आया है ना। तो थर्ड बनेगा K प्लस और प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस इक्वल टू, उसकी वैल्यू दी है 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर सर मोल इनवर्स, ये बन गया, ठीक है। अब हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा लैम्डा नॉट ऑफ NaBr पूछा है ना, ये कितना आएगा ये हमसे पूछा है। तो बस कुछ नहीं करिए, दिमाग का 100% यूज कीजिए, इन सभी क्वेश्चन को इस तरीके से जोड़िए घटाइए ताकि बस Na और Br बचे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है बराबर होगा लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस, इसके बराबर लाना, उसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें सर एक तो Na चाहिए और प्लस में Br चाहिए, है ना, Na चाहिए प्लस में Br चाहिए, मतलब साफ साफ दिख रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को तो जोड़ूंगा और 3 को माइनस कर दूंगा, करके देख लो। सर 1 और 2 को जोड़ता हूं तो हो जाएगा कितना, देखो 1 और 2 को जोड़ने पर पहले 1 और 2 को जल्दी से जोड़ लो, ये बन गया लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस। जब इनको जोड़ूंगा तो इनकी वैल्यूज भी आपस में जुड़ेंगी, 6 और 2 8, 5 और 2 7, 278 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसमें से क्या कह रहा हूं, थर्ड को माइनस कर दो, माइनस थर्ड कितनी है, माइनस का लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस, है ना, माइनस का लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, भाई प्लस है माइनस करे तो माइनस का साइन आ जाएगा और 150 भी माइनस हो जाएगा, 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सर अब घटेगा तो K से K हट जाएगा, Cl से Cl हट जाएगा, बचा क्या सर लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस बचा प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस बचा। अब इसको घटा लो, कितना आया 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 128 सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपसे XY देके पूछ ले, A भी देके पूछ ले, तो इस तरह का प्रश्न बनने के चांस बनते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आप सभी जानते हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, प्लस R शो करेगा, ठीक है, प्लस R या फिर प्लस I ग्रुप जो होंगे, है ना, ये सभी बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे। उन 17 क्लास में पढ़ा चुका हूं, इनको बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप कहा जाएगा, जो बेंजीन को एक्टिवेट करेंगे और यह ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट देंगे। इनका अगर ऑर्डर पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन पे माइनस है, भैया जब ऑक्सीजन पे माइनस है तो पूरा का पूरा रेजोनेंस दिखाएगा, प्लस R शो करेगा 100%, तो O माइनस सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो भैया ये हटा दो, ये हटा दो। इसके बाद और कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, ठीक है, COCH3 ग्रुप है, COCH3 ग्रुप है। अच्छा तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, अब देखना कहानी, O माइनस पे तो माइनस से कंप्लीट इसलिए दे रहा है, फिर उसके बाद कौन हो जाएगा OH, तो ऑर्डर नंबर A ही सही होगा। अब देखना जरा कहानी, ये OH ग्रुप है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस बनाएगा। बट जरा आगे देखो, ये ऑक्सीजन है, इस पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ CH3 ग्रुप है। सर ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो है, बट ये लोन पेयर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने में भी कैपेबल है, इधर भी रेजोनेंस दिखा सकता है और नीचे बेंजीन को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वहां भी रेजोनेंस दिखा सकता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस देने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, और जब बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घट जाती है। और सर लास्ट वाले में देखो, सर ये COCH3 ग्रुप है, यहाँ तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप डायरेक्ट है नहीं, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजोनेंस में संभावना में दिक्कत है, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या बन गया, ए ऑप्शन इसका सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बहुत सिंपल प्रश्न है, पूछे आने के बहुत अच्छे चांस बनते हैं, बहुत सिंपल है। सर जो विद्युत ऋणात्मकता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर के, ठीक है जी, परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समान अनुपाती होती है। तो सर देखो परसेंटेज एस करेक्टर है क्या, जैसे SP है तो SP एक S एक P से बनकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे S कितना प्रतिशत है, आप जानते हो टोटल S और P मिलाकर 2 है, S उसमें कितना है 1 है, और परसेंटेज निकाला तो गुणा में 100, तो सर मतलब SP में परसेंटेज एस करेक्टर 50% है। SP2 में देखो, है ना, टोटल कितने हैं 3, उसमें से S कितना है 1,
टोटल कितने, 1s 2p, टोटल मिला के 3। हम सभी जानते हैं जब भी परसेंटेज निकालते हैं टोटल को हम हमेशा बट्टे में रखेंगे। परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कर दो, मतलब sp2 में परसेंटेज एज करेक्टर 33% है। ठीक, आ जाओ जल्दी से sp3 को देखो। sp3 में टोटल कितने, 1s 3p, टोटल मिला के 4 है, 4 बट्टे में। उन 4 में से s कितना है, एक ही तो है, तो कितना प्रतिशत है, 25% है। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता उसकी अधिक होती है जिसका परसेंटेज एज करेक्टर अधिक होता है। तो सर sp का परसेंटेज एज करेक्टर सबसे ज्यादा है 50%, फिर किसका है सर, sp2 का है, फिर सबसे कम किसका है सर, sp3 का है। ये सही ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा दिख रहा है, आई थिंक डी दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, डी इज द राइट आंसर। फिर पता चला आपके एग्जामिनर हायर एजुकेशन की तरह सेम काम कर दें, एक ऑप्शन में एक ही को इंक्रीजिंग में लगा दें और फिर इसी को ऐसे डिक्रीजिंग में भी लगा दें, है ना, मतलब ये तो डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग में लगा दें, है ना। एग्जामिनर ऐसे काम भी कर सकते हैं। क्या है आगे देखो भैया, क्वेश्चन हायर एजुकेशन में दिखा था, मैंने कोई अलग से नहीं छापा है भैया, ना ही मेरे पास टाइम अलग से छापने का। टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करके देखिएगा, मैंने हायर एजुकेशन वाली टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम सभी जानते हैं एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस के पीडीवी, है ना, ध्यान में रखना, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनल एनर्जी को यू से भी और ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी है। ठीक है जी, चलिए, तो ये थे आज के प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न हमने ट्राई करे हैं, इनको सभी आप ट्राई कीजिएगा, आंसर कमेंट में करने की कोशिश कीजिएगा। पसंद आता है तो आप सभी को पता है क्या करना है। ठीक है, हेटर से ज्यादा आप सभी मेरे शुभचिंतक हैं, आप मेरे लिए एक लाइक बटन दबाते हैं तो भैया मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जब मैं उनके नेगेटिव कमेंट, है ना, या डिसलाइक देख के डीमोटिवेट होता हूं तो आपका एक पॉजिटिव कमेंट मुझे क्षमता देता है अगली वीडियो बनाने की और अगले कंसेप्ट क्लियर करने की। अदरवाइज आप जानते हैं बैचेस चल रहे हैं, मैं बैचेस वाले बच्चों का ही, है ना, अकेला वाला भी कर सकता हूं, बट भैया ऑब्वियस बात है, काम ही मेरा ये है कि अपनी रीच को मैक्सिमम बच्चों तक बढ़ाऊं, है ना, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। और अभी देखना, मैं, अगर आप मुझे यहाँ तक पहुंचे हैं और ये बात को मेरी सुन रहे हैं कि आप चाहते हैं मैं जो करंट अफेयर पे वीडियो लेके आऊँ या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको और पढ़ाऊँ, तो मुझे जरूर बताइएगा सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, आंसर जरूर कीजिएगा सभी क्वेश्चन का। क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।